हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। भाई आज हम क्या लेकर आए? आज हम क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की हमारी पूरक पाठ्य पुस्तिका है। कौन सी? वो है कृतिका भाग 2। हम सभी ये जानते हैं कि ये दोनों ही पुस्तक में अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उन सब की प्रिपरेशन भी हम अलग अलग तरीके से ही कर रहे हैं। जैसा कि अभी तक हमने जो अपनी जो पहली पाठ्य पुस्तक हमारी जो है वो कौन सी थी? क्षितिज भाग 2। क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की हमारी जो पुस्तक है ना, कौन सी? क्षितिज भाग 2। उसमें से जो हमने क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करी, वो दो तरीके से करी। पहला था हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न करे हमने, और दूसरा था हमारा वर्णनात्मक प्रश्न, जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वे में किया, क्योंकि उस पुस्तक से दोनों ही तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, दोनों ही प्रश्न आ रहे हैं, बहुविकल्पीय भी आ रहे हैं, वर्णनात्मक भी आ रहे हैं। लेकिन हम अगर बात करें अपनी पूरक पाठ्य पुस्तिका, वो कौन सी है हमारी? कृतिका भाग 2। तो कृतिका भाग 2 में जो एक चीज है वो ये है कि इसमें सिर्फ एक तरह के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो है आपके वर्णनात्मक प्रश्न। अब वर्णनात्मक प्रश्न में भी आपके सिर्फ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन अब उसमें दिया नहीं रहेगा, आपके क्वेश्चन पेपर में ये नहीं दिया जाएगा कि भाई ये लॉन्ग क्वेश्चन है। उसमें दिया क्या जाएगा कि भाई इस प्रश्न का उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों के अंदर लिखना है। तो 50 से 60 शब्दों के लिए आपको मिल रहे हैं 3 नंबर। अब 3 नंबर जिसके लिए मिल रहे हैं वो आपको ऑटोमेटिकली 50 to 60 वर्ड्स का मतलब क्या हो गया? वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। सिंपल सी बात है ना? तो इसके आंसर भी आपको उसी तरीके से मैं करा रही हूँ। अभी तक हमने अपनी इस कृतिका भाग 2 का पहला अध्याय माता का अंचल आपको समझाया, और उसमें देखिए मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन लाई थी और सभी के आंसर लॉन्ग थे, है ना? उसी तरीके से आज जो हम करने जा रहे हैं वो हमारा सेकंड चैप्टर है, साना साना हाथ जोड़ी, जो कि एक यात्रा वृत्तांत है और जिसे हमारे सामने प्रस्तुत किया है मधु कांकरिया जी ने, जिन्होंने अपनी गैंगटॉक यात्रा का हमें पूरा विस्तृत वर्णन दिया है। वहां पे होने वाले परिदृश्यों के बारे में बताया है, उनके अनुभवों के बारे में बताया है, और वहां पे रहने लोगों, उनकी जीवन शैली, इवन वहां पर जो सीमाओं पर जो फौजी तैनात है उनके बारे में, सबके बारे में उन्होंने बताया। अब ये सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, चैप्टर को अच्छे से समझा चुकी हूँ, ठीक है ना? आज हम इसके करेंगे वर्णनात्मक प्रश्न। करीबन 20 वर्णनात्मक प्रश्न लेकर आई हूं और ये सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। अब फिर से बता देती हूँ कि इस बुक से पूछे जाने वाले प्रश्न आपके चैप्टर से रिलेटेड भी रहते हैं। दूसरा, जैसे हम लोग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस देते हैं उस तरीके से भी रहते हैं। तो ये दोनों ही तरह के क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आई, ठीक है? तो शुरू करें। आज का हमारा वीडियो है क्लास 10th हिंदी कोर्स ए के स्टूडेंट्स के लिए, जिनकी हम कर रहे हैं पुस्तक कृतिका भाग 2, जो हमारी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तिका है, जिसके अंदर सिर्फ आपको 3 अध्याय दिए गए हैं। इसका सेकंड चैप्टर हम कर रहे हैं साना साना हाथ जोड़ी। इस चैप्टर को लिखा है मधु कांकरिया जी ने, जो कि सॉरी जो कि एक यात्रा वृत्तांत है, ठीक है? और ये है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शुरू करें। पहला प्रश्न आ रहा, जैसे मैंने बोला कि सारे ही प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरीय रहेंगे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन मतलब 50 to 60 वर्ड्स के बीच आपको आंसर लिखने हैं, यानी कि 50 वर्ड से नीचे नहीं होने चाहिए और 60 वर्ड से ऊपर नहीं जाने चाहिए। अब बात आती है कि इसको हम प्रिपेयर कितने में करेंगे। मान के चलिए कि मिनिमम आपको 70 वर्ड्स का तो प्रिपेयर करना ही करना है, ठीक है? इतना अपना माइंडसेट लेकर चला करिए कि हमके 70 वर्ड के अंदर तो हमें याद करना ही है, हर आंसर हमें इतने में ही तैयार करना है, ताकि जब हम लिखें तो थोड़ा बहुत अगर हम भूल भी जाते हैं तो हम 55 वर्ड्स के अंदर तक तो आ ही जाएंगे, ठीक है ना? तो फिर 15 मार्क्स का मार्जिन हम लेकर चलते हैं, ठीक है? चलिए पहला प्रश्न देखिए, प्रदूषण के कारण ऋतु चक्र में बदलाव आया है, इसके लिए हम कितने जिम्मेवार हैं और इसे कैसे रोका जा सकता है? इसके लिए पूरी तरीके से हम मनुष्य ही जिम्मेवार हैं। अब आप बोल रहे हैं ऋतु परिवर्तन, अब ऋतु परिवर्तन आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे, ठीक है? अब इस आप लोग कैसे महसूस कर रहे हैं? अब आप लोग देखिए, गर्मी का जब मौसम होता है तो उतनी गर्मी नहीं पड़ेगी, और जब गर्मी चली जब मतलब मान लीजिए कि हम लोग जून एंड तक जो है बारिश हो जानी चाहिए, जुलाई में बारिश होने लगती है, उस समय बारिश नहीं होगी और खूब गर्म पड़ती है। अब बारिश होनी चाहिए कब?
जुलाई अगस्त में, वो कब रही है? सितंबर अक्टूबर में। ठंड पड़नी चाहिए नवंबर दिसंबर या जनवरी स्टार्टिंग में, पड़ती कब है? जनवरी एंड ऑफ फेब में पड़ती है। तो मतलब एक तरीके से सीजन जिस मौसम में था अभी तक, उनमें बदलाव आया, और बदलाव के साथ साथ इस प्रदूषण के कारण वो जो मौसम है वो एक्सट्रीम भी हो रहे, वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है, बहुत भयानक बारिश हो रही है, गर्मी पड़ रही है भयंकर, 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है। ठीक है, आपकी तो आप लोगों ने देखा कि कई जगह तो भाई 51 52 डिग्री टेम्परेचर तक चला गया। फिर अगर हम बात करें ठंड की, तो एक्सट्रीम ठंड है। आप चले जाइए माउंटेन्स में, एक्सट्रीम स्नो फॉलिंग हो रही है, एवलांच आ रहे हैं, बारिश जो पहाड़ों पे हो रही है, कितने ज्यादा लैंडस्लाइड हो रहे हैं। तो मतलब जो ये चक्र चेंज हो रहा है, ये पोल्यूशन के कारण हो रहा है। सबसे ज्यादा ये समझिए कि पोल्यूशन है, उसने हमारे अर्थ को गर्म कर दिया है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पोल्यूशन के चक्कर में एनवायरमेंट्स पूरी तरीके से चेंज हो रहे हैं, जिसका असर सबसे पहले हमारे वेदर पे पड़ रहा है। अब अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि हमारी जो लेखिका हैं वो बर्फ देखना चाहती थी, लेकिन उन्हें बर्फ कहीं नहीं मिली। आखिरकार उनको कटाव तक पहुंचना पड़ा, जिसे कि स्विट्जरलैंड की उपाधि दी गई है, इतना सुंदर वो जगह है। तो वहां जाकर ये बर्फ देख पाई, जबकि इनको बर्फ उम्मीद थी कि यूथोंग वगैरह तक इनको बर्फ मिलेगी, लेकिन इन्हें कहीं बर्फ नहीं मिली, क्योंकि वहां के स्थानीय लोगों का कहना यह था कि पहले तो यहाँ बर्फ पड़ा करती थी, लेकिन प्रदूषण के कारण अब बर्फ पड़ना यहाँ कम हो गई है, आप आगे और जाओगे तो वहां पर बर्फ मिलेगी। इसका रीजन ये है कि जो स्थानीय क्षेत्र हो रहे हैं वो धीरे धीरे गर्म हो रहे हैं, और उन जगहों पे स्नोफॉल होना बंद हो रहा है। अब इसके लिए जो हम कर सकते हैं, वो सबसे बड़ी बात है कि पोल्यूशन, अब वो पोल्यूशन आपको सभी तरीके से रोकना है, चाहे वो आपका वाटर पोल्यूशन हो, आपका नॉइस पोल्यूशन हो, आपका जो भी पोल्यूशन, जितने भी पोल्यूशन है, वो सभी पोल्यूशन को हमें कंट्रोल करना है। और ये कंट्रोल जब एक एक इंडिविजुअल व्यक्ति करेगा, तब कहीं जाकर ये काम करेगा। अब इसको लिखेंगे कैसे आंसर, देखिए क्या है। प्रकृति ने मानव के लिए एक सुखद आवरण बनाया था, सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा, पीने के लिए स्वच्छ जल, कोलाहल रहित शांत प्रकृति, यानी कि शोर नहीं था, एकदम शांत, पीस चाहिए होता, हरे भरे वन, उनमें बसने वाले पशु पक्षी इत्यादि। ये सब इतना सुंदर है कि आज हम इन सारी चीजों का अगर हमें आनंद लेना है तो हमें पहाड़ों में या जंगलों में जाना पड़ता है। ठीक है ना, हमें आसपास शहरों में ये सारी चीजें हमें नहीं मिल पाती है, ना स्वच्छ हवा है, ना स्वच्छ पानी है, ना शांत वातावरण है, कुछ हमें नहीं मिलता है। इन सब हमें करना है तो भैया जाइए, या तो जंगलों में जाइए या पहाड़ों में। पहाड़ों में भी आजकल उतनी शांति नहीं रही है। इन सब के रूप में प्रकृति ने मानव को बहुत कुछ दिया, परंतु मानव ने अपने स्वार्थ में एक और तो प्रकृति की सुविधाओं का अंधाधुंध लाभ उठाकर उसका शोषण किया, और दूसरी ओर प्रगति के नाम पर शोरगुल, धुआं, जहरीली गैसें वायुमंडल में भर दी। तो हमने एक तरीके से जो हमारे संसाधन थे, प्राकृतिक संसाधन, उनका दोहन बहुत बुरी तरीके से किया। ठीक है, तो प्रकृति को तो डिस्ट्रॉय हमने किया ही, और उन्नति के नाम पे उसमें और जहर घोला, बहुत ज्यादा जहर घोलना शुरू कर दिया। व्यक्ति अपने स्वार्थ में प्रकृति के धरोहर को लगातार नष्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? बराबर हमारी जो प्राकृतिक धरोहर है इसको बराबर डिस्ट्रॉय करता जा रहा है, और अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? अपने पैरों पे, क्योंकि भाई अगर ये प्रकृति नहीं रहेगी तो हमारा भविष्य नहीं रहेगा, इसको आप मान लो। प्रदूषण को रोकने के लिए मानव को संयमित व्यवहार करना होगा, अपने आप को बहुत ही ज्यादा हमें क्या करना पड़ेगा? संयमित करना पड़ेगा। अर्थात अधिकाधिक वृक्ष लगाने होंगे, वायुमंडल में विषैले तत्व जाने से रोकना होगा, तथा अन्य भौतिक संसाधनों का अनुशासित प्रयोग करना होगा। यानी कि जितना हो सके हमें प्राकृतिक चीजों पे जो डिपेंडेंसी है उसी को बनाए रखना है, लेकिन प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। और हमें, जैसे आप लोग बोल रहे हो ना, पेड़, बहुत पेड़ लगाने की जरूरत है। इसकी रिक्वायरमेंट हमें तब पता चलती है जब हम गर्मी से झुलसते हैं, तब समझ में आता है कि हमें कितने पेड़ों की जरूरत है। तो इन सारे तरीकों से हम कहीं ना कहीं इस पोल्यूशन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं दूसरा, देश की सीमा पर देश हित के लिए तैनात सैनिकों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता किस प्रकार ज्ञापित कर सकते हैं? अब ये देखिए यहाँ पर है कि जो हमारे देश के सैनिक हैं वो हमारे देश के बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। ठीक है, अब आप भारत देश का बॉर्डर देखो,
वो एक्सट्रीम कंडीशंस में हैं, जहां वो रेतीले स्थान में हैं, वहीं पर्वतीय क्षेत्र है जहां पर आपका 50 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है रेगिस्तान में, वहां पर -50 डिग्री का टेम्परेचर है पहाड़ों में। ठीक है, और कुछ देश हमारी सीमाओं से ऐसे लगे हुए हैं जो बराबर युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, घुसपैठ करते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं, शांति नहीं बॉर्डर में। तो इन सारी जगहों पर हमारे सैनिकों को एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, एक्सट्रीम सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। अब जाहिर सी बात है कि वो अपनी जान पर खेलकर हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम बहुत तरीके से उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करें कि हाँ, हम आपके इस काम को बहुत ज़्यादा जो है मानते हैं कि आप हमारी जान माल, हमारे देश सबकी रक्षा कर रहे हैं। तो इसको आप किस तरीके से कर सकते हैं? अब कोई भी सिपाही अगर बॉर्डर पर है तो उसका परिवार यहाँ पर अकेला है, तो उस परिवार की मदद करके, हेल्प करके, या जो कोई शहीद हो गया है उसका उतना मान सम्मान करके, भाई सरकार तो करती है लेकिन हम सबका भी ये इतना फर्ज बनता है कि जिस व्यक्ति ने हमारे लिए अपनी जान दी है या वो बॉर्डर पर है, तो उसके परिवार की हम उतनी देखभाल करें, उसका मान सम्मान करें, उसकी इज्जत करें, उसकी जितनी हेल्प हो सकती है उतनी हेल्प करें। बहुत सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके परिवार के लिए हमारी बन जाती है। देश की सीमा पर अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प सैनिकों को कई प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है। हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता, उन्हें सम्मान देकर, उनके त्याग एवं बलिदान को महसूस करके तथा स्वयं में सैन्य सेवा करने की लालसा उत्पन्न कर कर ज्ञापित कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उनकी सेवा कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनके जरिए हम उनकी कृतज्ञता को व्यक्त कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, परिश्रम के बल पर व्यक्ति कठिन से कठिन लक्ष्य को भी सहजता से प्राप्त कर लेता है। इस कथन के समर्थन में अपने विचार व्यक्त कीजिए। गैंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया है। ये उसी वक्तव्य पे आधारित प्रश्न है। ठीक है, हम परिश्रम अगर करें, परिश्रम मतलब होता है मेहनत, परिश्रम के बल पर कठिन से कठिन लक्ष्य को सहजता से प्राप्त कर लेता है। अब ये सिंपल सा, अब मैं एक छोटी सी चीज कहती हूँ, परिश्रम मुश्किल भी होता है, आसान भी होता है। आपके सामने एक थाली सजी रखी है, जिसमें बढ़िया से पकवान है, आपको जो अच्छा लगता है आप उसे इमेजिन कर लो उस थाली के अंदर है। ठीक है, अब उस थाली से उसे मुंह तक लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन हाथों से परिश्रम कराना पड़ेगा ना, फिर इस मुंह से परिश्रम कराना पड़ेगा, इसे च्यू कराना पड़ेगा ताकि वो हमारे अंदर जाए। ठीक है ना, टेस्ट लेना है तो उसे मुंह में डालने से काम नहीं करेगा, उसे मुंह से भी परिश्रम कराना पड़ेगा। मतलब सिर्फ एक हमारी बेसिक नीड जिसे हम भोजन कहते हैं, उसको भी करने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है। और इसमें कोई तरह कठिन परिश्रम नहीं होता, बहुत आसान सा काम होता है, प्लेट से तोड़ो और खाओ। ठीक है, लेकिन हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनमें हमें बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ठीक है, ये सब तो आप एक स्टूडेंट लाइफ जी रहे हो, आप लोग को ये सारी चीजें अच्छे से पता है। लेकिन अगर हम बात करें गैंगटॉक की, तो गैंगटॉक में हमने देखा है कि पहाड़ों पे, अगर हम पहाड़ों की बात करें, हम लोग स्थानीय इलाकों वाले पहाड़ों पे जाते हैं, वहां इतने बढ़िया से घूमते हैं, सारी सुख सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन सोचिए, इतनी ऊंचाई पर, इतनी एक्सट्रीम वेदर्स पे कैसे ये सारी फैसिलिटीज हमारे लिए अवेलेबल है? पहली बात है हमारा वहां तक पहुंचना, हम गाड़ियों से पहुंच रहे हैं, उन गाड़ियों को चलाने के लिए बनने वाले रास्ते भी वहां के स्थानीय लोगों द्वारा बनाए गए हैं, पहाड़ों को काट काट के। ठीक है, तो पहाड़ों को काट कर बनाए गए रास्ते कोई आसानी से नहीं बनते हैं। फिर हम वहां जाकर होटलों में रहते हैं, उन होटलों का निर्माण जहां पर ईंट, सीमेंट, ये सारी चीजें पहुंचाना कितना मुश्किल, दूसरा वहां बनाना, फिर वहां सारी फैसिलिटीज आपको देना, ये सारी चीजें अपने आप में बहुत परिश्रम वाली होती है। तो इसी चीज के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया कि भाई अगर हमारी लाइफ में हमने कोई भी लक्ष्य रखा है, मान लो आपने अपनी लाइफ में ये लक्ष्य रखा है कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है और मुझे एक आईएएस ऑफिसर बनना है, तो उसके लिए आपको अभी से कठिन परिश्रम करना है।
आपको अपने उस लक्ष्य को पाने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़ता है। इवन हमारे जीवन में अगर हम कोई भी चीज की आकांक्षा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, तो उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है। बिना परिश्रम के कुछ भी आपको प्राप्त नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिए। आप अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं, आप अपने माँ बाप की छत्र छाया में हैं, आपको चीजें तब भी बिना मेहनत के मिल जाएंगी, लेकिन जैसे ही आप इस कहते हैं ना बेरहम दुनिया में निकलेंगे, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है आपको एक वक्त की रोटी को जुटाने के लिए भी। तो कठिन परिश्रम आपके पग पग पर है, ये हमारा कर्म है कि हमें परिश्रम करना है। और अगर हम कठिन परिश्रम करते हैं तो हमने जो भी टारगेट जो रखा है वो उसे हम सहजता से अचीव कर सकते हैं। परिश्रम सफलता का मूल मंत्र है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने एक सूक्ति भी पढ़ी है, परिश्रम सफलता की कुंजी है। पढ़ते आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? आप लोग जो है इसको हेडिंग्स के रूप में भी इस्तेमाल करते थे, तो ये वही चीज है। जिसने भी इस मंत्र को जीवन में अपनाया उसके अमृत स्पर्श मात्र से ही कठिन से कठिन कार्य क्षणों में पूर्ण हो गए। यानी कि परिश्रम हमने जैसे ही किया वैसे ही मान लीजिए कि कोई भी कठिन काम में है वो तुरंत पूर्ण हो जाएगा। सफलता प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम आवश्यक है। बिना परिश्रम के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। आप सोचो, बिना मेहनत का थाली का खाना हमारे मुंह में भी नहीं जाएगा। सृष्टि की रचना से लेकर आज की विकसित सभ्यता सभी मानव के अथक परिश्रम का प्रमाण है। अब आप जो एक ये मोबाइल जो आपके आज के लिए एंटरटेनमेंट का चीज बनी हुई है, इवन जो ये घड़ी है जिसको हम देखते हैं, ये सारी चीजें किसी ना किसी व्यक्ति ने तो परिश्रम करी होंगी, तब आज हमारे सामने है। अगर हमें भी अपने लक्ष्य को प्राण पाना है तो हमें भी परिश्रम करना पड़ेगा। जीवन रूपी दौड़ में परिश्रमी ही विजयी होता है, जो मेहनती है वही विजयी होगा। अतः जीवन में परिश्रम और अभ्यास का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। याद रखिए, मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। प्रश्न संख्या 4 है, देश की प्रगति में श्रमिकों का विशेष योगदान है। वह पारिश्रमिक के साथ साथ सम्मान के भी अधिकारी हैं। सम्मान नहीं, यहाँ पर है सम्मान, ठीक है। क्या है वो क्या कहते हैं, वो पारिश्रमिक के अलावा सम्मान के भी अधिकारी हैं। इस पर अपने विचार दीजिए। अब यहां पर क्या दिया गया है, देखिए आप लोगों ने देखा है कि जो श्रमिक यानी कि जो आपके देश में जो मजदूर वर्ग है, मजदूर वर्ग बहुत कड़ी मेहनत करता है। आपके घर में अगर बगल में कहीं कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा हो तो ध्यान से उसको देखना, ठीक है। कितनी कितनी सारी ईंटें उठाकर लेके जाता है, कितनी मेहनत करता है, ठीक है ना। 8 घंटे की उनकी शिफ्ट होती है, 8 घंटे के शिफ्ट में वो कितनी मेहनत करते हैं, ठीक है। इन श्रमिकों को सिर्फ पैसा दे देना ही काफी नहीं है, इनके प्रति हमें सम्मान की भावना भी रखनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि वो परिश्रम तो करें मगर मन लगाकर ना करें तो हमारे घर तो आड़े टेढ़े बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। उनमें अगर मसाला ठीक से ना पड़े तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। तो सिर्फ ये कहिए कि हम पैसा देकर काम करा रहे हैं इसलिए वो काम करें, हाँ वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं और हम जो काम करा रहे हैं वो हम पैसा देकर करा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी सम्मान की होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, देखिए वर्तमान में विश्व के जो राष्ट्र विकासशील या विकसित है, विकासशील और विकसित में फर्क है। एक होता है डेवलप्ड कंट्री जो डेवलप कर चुकी है पूरी तरीके से, एक होता है जो डेवलपिंग कंट्री होती है जो डेवलपिंग कर रही है। जैसे भारत एक विकासशील देश है, अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है यानी कि वो विकसित हो चुकी है। उनके विकासशील या विकसित होने में श्रमिकों का विशेष योगदान है। जो हमारे देश का जो सबसे जिसे हम निम्न वर्ग कहते हैं मजदूर, अगर वो अपना काम अच्छे से ना करे तो समझ लीजिए हर देश की नींव हिल जाए। उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, इसके कारण ही ये राष्ट्र विश्व में अपनी प्रतिष्ठा पाए हुए। अब श्रमिक ये मत समझो कि जो सिर्फ ईंट गारा धो रहा है वही श्रमिक है, जो सामान इधर से उधर कर रहा है वो भी श्रमिक है, जो खेतों में काम कर रहा है वो भी श्रमिक है, मतलब आप जो बिल्डिंग्स बना रहा है, वेल्डिंग का काम कर रहा है, जो रिक्शा चला रहा है, मतलब जो भी मेहनत का काम कर रहे हैं वो सभी श्रमिक हैं, ठीक है।
जरूरी नहीं कि शारीरिक कार्य करने से ही परिश्रम होता है। अब देखिए मैंने क्या बोला कि जो सिर्फ मजदूर कार्य कर रहा है वो ही नहीं है। श्रमिक का मतलब यहाँ पर बौद्धिक श्रमिकता भी होती है, जो अपने दिमाग से काम करते हैं, ठीक है, जो अपना दिमाग लगाकर काम करते हैं। अब ये इंजीनियर का काम है जो है एक बनाना, एक खांचा बनाना कि हमें इस तरह से बिल्डिंग बनानी है, तो वो श्रमिक जो है वो बनाएगा, लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन का जो नक्शा है, जो प्रारूप है तैयार करना, वो एक इंजीनियर का काम होता है। वो अपनी कुर्सी पे बैठ के काम कर रहा है, मगर दिमाग तो लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? जो दिमाग से काम कर रहे हैं वो भी श्रमिक ही हैं। शारीरिक कार्य करना में ही श्रमिक हो। इंजीनियर, दार्शनिक, राजनीतिक तथा अन्य ऐसे लोग भी परिश्रम करते हैं। ये लोग परिश्रम शारीरिक रूप में नहीं कर मानसिक रूप से करते हैं। क्या करते हैं? ये शारीरिक रूप से नहीं करके क्या करते हैं? दिमागी तौर पर करते हैं। अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, चीन आदि राष्ट्र अपने परिश्रम के बल पर ही आज अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं। वहां के लोग कामचोरी नहीं कर रहे हैं, वो पूरी डिवोशन के साथ काम करें, पूरा मन लगा के काम कर रहे हैं, इसलिए वो आज पूरी तरह विकसित हो चुके हैं। किसी भी देश की प्रगति वहां के परिश्रमी नागरिकों पर निर्भर करती है। श्रमिकों के कार्य को कम आंकना एक बड़ी भूल है। तो आप ये मान लीजिए, एज अ टीचर मैं भी काम कर रही हूँ, एज अ स्टूडेंट आप भी आने वाले अपने देश के लिए एक नया पारिश्रमिक तैयार कर रहे हो, ठीक है। आपके मम्मी पापा भी इस देश की प्रगति के लिए परिश्रम कर रहे हैं। हम सभी श्रमिक हैं। श्रमिक की डेफिनेशन नहीं है, श्रमिक की डेफिनेशन है जो श्रम से काम करता है, यानी कि वो श्रम करता है, कार्य करता है, वो श्रमिक होता है। अब श्रमिक के लिए आपका स्कूल का प्रिंसिपल भी श्रमिक है, टीचर भी श्रमिक है, आपका स्कूल का ड्राइवर भी श्रमिक है, आपका गार्ड भी श्रमिक है, आप ही ऐसे बैठिए, एक डॉक्टर भी श्रमिक है, एक आईएएस ऑफिसर भी श्रमिक है, सब श्रमिक हैं, क्योंकि ये सब श्रम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ये, ठीक है। चलिए आगे देखें। अतः हमें अपने श्रमिकों को पारिश्रमिक के साथ साथ यथोचित पारिश्रमिक तथा सम्मान भी देना चाहिए। जितना आप रिक्वायर्ड, भाई जो काम कर रहा है, अब जैसे हम सब लोग हैं, हम एज अ टीचर, आपके स्कूल के टीचर है, प्रिंसिपल है, जो कोई भी है, सैलरी लेते हैं कि नहीं, वो सब उनका पारिश्रमिक है। श्रम कर रहे हैं तो वो परिश्रम उसके लिए उनको पारिश्रमिक मिल रहा है। श्रमिकों का शोषण पर लगाम लगाना चाहिए, यानी कि उनका शोषण नहीं, ये नहीं कि उनसे बहुत ज्यादा काम कराया जा रहा है, पैसा बहुत कम दिया जा रहा है, ये काम नहीं होना चाहिए। श्रमिकों के श्रम का सही आकलन होना चाहिए, उनके परिवार की देखभाल की उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए, तभी देश का सर्वांगीण विकास संभव है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, आप देखते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि वो लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, इवन ट्रैवलिंग का भी, ईयरली ट्रैवलिंग का भी देते हैं। बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है, गवर्नमेंट्स की बहुत सारी ऐसे विभाग है जिनमें ये सारी चीजें होती हैं, क्योंकि सिर्फ श्रम हम जितना कर रहे हैं वो पारिश्रमिक मिल रहा है, लेकिन हम इतने डिवोशन के साथ काम कर रहे हैं, तो ये एज अ बोनस हमारे साथ चीजें होती हैं, और ये सभी को करना भी चाहिए। प्रश्न संख्या 5 है, घुमक्कड़ी हमें स्व की संकीर्णता से मुक्त कराती है तथा एक दूसरे से जुड़ना सिखाती है, यह कथन कहां तक सत्य है? घुमक्कड़ी, घूमने की जो प्रवृत्ति होती है, हम सभी को घूमना पसंद है। बहुत ही ऐसे कम लोग होंगे जिन्हें घूमना ना पसंद हो, जिन्हें घर में रहना पसंद हो, ठीक है। तो जब हम घूमते हैं तो हम स्व मतलब सिर्फ अपना, इस प्रवृत्ति से हम कहीं ना कहीं बाहर आते हैं। कैसे आते हैं? जब हम घूमते हैं तो हमारा, कहते हैं ना, दिमाग के पट खुल जाते हैं। हम ये देखते हैं कि बाहर क्या क्या हो रहा है, कितने लोगों ने कितना कितना किया है। हम सिर्फ अपने लिए सोचना बंद करके और भी बहुत सारी चीजें सोचना शुरू करते हैं और एक दूसरे से जुड़ते हैं, क्योंकि घूमते समय आप ये समझ लीजिए कि आप सारा काम खुद नहीं कर सकते। आपको उन जगहों पे जाने के लिए रास्ता, लोगों का सपोर्ट, बहुत सारी चीजें, अगर वहां के बारे में आप जानना चाहते हैं तो दूसरों से आपको सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से घूमने से हम सिर्फ अपने आप से अलग होकर औरों से जुड़ना सीख जाते हैं। प्रश्नों कथन अक्षरशः सत्य है, क्योंकि घुमक्कड़ी से हम अनेक लोगों के संपर्क में आते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, आते हैं कि नहीं आते, और अपनी संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं। अब मान लीजिए आप अगर पंजाब स्टेट में रह रहे हो,
तो पंजाब से अगर आप साउथ इंडिया जाओगे, आंध्रा गए, तो आप क्या हुआ, आप अपना कल्चर अपने साथ लेकर गए, ठीक है। आपने वहां आंध्रा का कल्चर देखा, समझा, खाना खाया, रहन सहन, वहां के लोगों की भाषा बोली, सब कुछ सीखी। साथ ही साथ जहां आप रुक रहे हो, जितने लोग संपर्क में आ रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपनी भाषा बोली, रहन सहन, खान पान भी उनके साथ शेयर कर रहे हो। तो आपने अपना कल्चर उनको दिया और उनके कल्चर से आपने बहुत सारी चीजें को सीखा। हम स्टेट तो हम बहुत सारी चीजें एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, हमेशा नया सीखने को मिलता है, पहली बात तो ये है, तथा ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घुमक्कड़ी से आपसी प्रेम बढ़ता है, सामंजस्य तथा समन्वय की भावना का विकास होता है, ठीक है। आपस में मिलजुल कर जो काम करने की जो प्रवृत्ति होती है वो हमारे अंदर बढ़ती है, तथा वसुंधैव कुटुंबकम की भावना आती है। अगर घुमक्कड़ी नहीं होती तो हम कूप मंडूप की तरह एक ही जगह पर जीवन गुजार देते। कूप मतलब क्या होता है, कूप मतलब होता है कुआं, मंडूक मतलब होता है मेढक, यानी कि कुएं के मेढक की तरह हम निकाल देते। अब कुएं में अगर कोई मेढक रह रहा है तो उसके लिए सारा संसार वो कुआं ही है, उसके बाहर की जिंदगी उसने देखी नहीं। अगर हम घर में रह रहे होते तो हमारे घर की जो चार दीवारी है हमारे लिए वही सब कुछ होता। बाहर क्या चीजें हैं, लोग कैसे रहते हैं, क्या चीजें हैं, दूसरे स्टेट में क्या है क्या नहीं है, खान पान, रहन सहन, सब कुछ हम सीखते हैं। और हम घर से बाहर नहीं निकले तो हम क्या, हमारी स्थिति क्या हो जाती है, कूप मंडूक अर्थात कुएं के मेढक के समान हो जाती है कि और उसी को सब कुछ समझते। हमें किसी भी दूसरी संस्कृति की जानकारी नहीं होती और हम आज भी अपनी प्राचीन संस्कृतियों के बंधन में बंध कर वनवासी का जीवन गुजार रहे होते। सिंपल बात है, अगर भाई हमने दूसरी संस्कृतियों को नहीं समझा होता, जाना होता, उनकी अच्छी बातों को हमने एक्सेप्ट नहीं किया होता तो हम डेवलप कर ही नहीं पाते। हम क्या रहते, उसी दायरे में बंद कर रह जाते। प्रश्न संख्या 6 है, प्रकृति के विनाश के लिए मनुष्य उत्तरदायी है। इस समस्या के निदान के लिए युवा पीढ़ी को किस प्रकार की जागरूकता की आवश्यकता है। अब प्रकृति, ये जो हमारी प्रकृति है, इसमें कहीं ना कहीं क्या 100% मान लो मनुष्य ही उत्तरदायी है, क्योंकि हम अपने आप को बौद्धिक स्तर पे सबसे ज्यादा हाई मानते हैं। मानते कि नहीं मानते? तो हमने इतना नुकसान किया है, प्रकृति में जो इतना सब कुछ बदलाव आया है ना, ये हमने आधुनिकता के नाम पर उसका दोहन किया और इसका नतीजा ये है कि हमारा एनवायरनमेंट पूरी तरीके से धीरे बदलता जा रहा है, ठीक है। अब बात करनी है कि इस समस्या के निदान के लिए युवा पीढ़ी को किस प्रकार जागरूकता। युवा पीढ़ी को यह समझना होगा कि हमारे से पहले की पीढ़ी ने हमें बहुत ज्यादा आधुनिकता दे दी, हमें काफी आगे बढ़ा तो दिया, लेकिन इसके चलते प्रकृति को बहुत नुकसान हो गया। अब युवा पीढ़ी को दिमाग ये लगाना है कि हमें अपनी आधुनिकता को तो आगे लेकर चलना है, लेकिन प्रकृति को भी बचाना है, प्रकृति को नुकसान नहीं होना चाहिए। अब हमें उन रास्तों को ढूंढना है। जैसे आप लोग देख रहे हो ना कि इलेक्ट्रिसिटी पे अब ज्यादा से ज्यादा सोलर के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है कि आप सभी अपने घरों में सोलर पैनल्स लगाइए। इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या होता है, या तो आपको पानी के ऊपर ये सारे क्या कहते हैं, आपको डैम बनाने पड़ते हैं, उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, या आपको खदानों से कोयला निकाल कर लेने आना पड़ता है। तो आप ये मान लो कि भारत में मिलने वाली इलेक्ट्रिसिटी का 85% हमें कोयले से मिलता है। तो सोचिए, कोयला खदानों के लिए हम पृथ्वी का कितना ज्यादा दोहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास तो सूरज सबसे अच्छा सोर्स है, वो सोर्स को हम इस्तेमाल करें। तो आजकल सोलर पैनल को ज्यादा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये एक तरीका है कि हम प्रकृति के साथ साथ आधुनिकता, अपनी प्रगति, उन्नति को साथ लेकर चलें। ऐसे बहुत सारे आजकल तरीके खोजे जा रहे हैं और युवा पीढ़ी को जरूरी है कि उन तरीकों को वो अपनाएं। ये अक्षरशः सत्य है कि प्रकृति के विनाश के लिए मानव ही उत्तरदायी है। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए लगातार प्रकृति का अति दोहन कर रहा है। हम कर रहे हैं, जानते हैं, बहुत कर चुके हैं। प्रकृति पर समस्त प्राणी अपनी वृद्धि व जीवन क्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए संतुलित पर्यावरण पर निर्भर है। हम मनुष्य हों चाहे जितने जीव जंतु, सारे प्राणी हो, जितने भी लिविंग थिंग्स की हम बात करें, तो ये प्रकृति के एक सही तरीके के चक्र पर ही डिपेंड है। अगर प्रकृति सही तरीके से काम करती है, एनवायरनमेंट, वेदर अच्छी तरीके से चलता है, तभी हम सरवाइव कर सकते हैं।
यदि मनुष्य प्रकृति के कार्य व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करे तो प्रकृति में संतुलन बना रहेगा। मगर हमने ये चीज समझी नहीं, हमने तो बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस कर दी है आपको क्या कहते हैं प्रकृति में। और किसी भी स्थिति में सृष्टि के स्वास्थ्य में बिगाड़ नहीं आएगी, परंतु आज हम अपनी स्वार्थ के मद में इसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बात सही है, हमें भाई ये चाहिए, हर हाल में हम अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसके लिए हम प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। अतः हमें अपनी प्रकृति की सुरक्षा के लिए जागरूक होना होगा, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने होंगे, रसायनों का न्यूनतम उपयोग करना होगा। जो आप लोग पेस्टिसाइड्स वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, जो केमिकल्स यूज करते हैं, इनका हमें बहुत कम इस्तेमाल करना है। आजकल खेती देखिए बगैर यूरिया के होती नहीं। यूरिया क्या है? एक केमिकल है ना, है ना। तो इसलिए हमें उनको रोकना है, हर हाल में केमिकल्स का इस्तेमाल को रोकना है। उपयोग करना होगा, रासायनिक कचरे का उचित निस्तारण करना होगा। जो ये केमिकल वेस्टेज होते हैं, इनको भी हमें जैसे फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल वेस्टेज को नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, उसको सही तरीके से हटाना है। भौतिक संसाधनों का संयमित उपयोग करना है, यानी कि जो चीजें हमें प्रकृति से मिल रही हैं उसे हमें नियमित रूप से, जैसे पेट्रोल है। अब जैसे आजकल देखिए इसका एक नया ऑप्शन आया कि भाई पेट्रोल और जो आपका डीजल है इसको भी हम एक लिमिटेड वे तक हमारे पास खजाना है। तो अब इसका एक जो प्राकृतिक रूप आया वो आया सीएनजी, है ना, कंप्रेस नेचुरल गैस। ये एक तो पोल्यूशन भी नहीं करती है और दूसरा नेचुरल वे से कंप्रेस की गई है, तो जो हमारे लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल हो रही है। इसके लिए हमें जन जन में जागरूकता लानी होगी। तो अब आज की पीढ़ी का सबसे बड़ा जो एक क्या कहते हैं जागरूकता का काम है कि हमें जो भी चीजें रिसोर्सेस इस्तेमाल करनी है वो नेचुरल वे से इस्तेमाल करिए। ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमारी इस युवा पीढ़ी को आपको आगे समझना होगा। हमें उन चीजों का इस्तेमाल करना है जो प्राकृतिक रूप से सही है और प्राकृतिक रूप से हमें मिल रही है। अंधविश्वासों का अंधा अनुकरण व्यक्ति के विकास में बाधक नहीं होता, बल्कि समाज की प्रगति को भी रोकता है। इस कथन के समर्थन में अपने विचार दीजिए। अब यहां पर क्या दिया गया देखिए, अंधविश्वासों का अंधा अनुकरण। अब बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे समाज में बहुत पहले से चलती चली आ रही, हम आंख बंद कर उनका अनुसरण करते जा रहे हैं, चाहे प्रेजेंट समय में उसका मतलब हो चाहे ना हो, जो कोई भी चीजें हो व्यक्ति के विकास में बाधक ही होता है। जाहिर सी बात है, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये अंधविश्वास कहीं ना कहीं हमारे रास्ते में बाधा ही उत्पन्न करते हैं। सिंपल सा एक फैक्ट है, क्या कर रहे हैं? बाधा उत्पन्न करते हैं, बल्कि समाज की प्रगति करो। जब हमारी प्रगति नहीं होगी तो समाज की प्रगति कैसे होगी? जाहिर सी बात है, जब मनुष्य की प्रगति है तभी समाज की प्रगति है। प्रश्नोक्त कथन से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि अंधविश्वास हमारे विकास में बाधक है। यह संपूर्ण समाज के विकास के गति को अवरुद्ध कर देता है। हमारे पर्सनली विकास तो होगा ही नहीं, हमारा नहीं होगा तो समाज भी डेवलप नहीं करेगा। अतः हमें अंधविश्वासों का अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए। कोई भी है उसके फैक्ट्स जानिए कि भाई इसके पीछे का कारण क्या है, समझिए, तब उसको आगे लेकर चलिए। प्रत्येक निर्णय लेने से पहले हमें गहराई से उसका सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम पर विचार करना चाहिए कि अगर हम ये काम करते हैं तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा। जब तक हम इस चीज को समझ नहीं ले तब तक हमें आगे काम में नहीं बढ़ना चाहिए। आंख बंद कर किसी तथ्य पर विश्वास कर लेना या उसे अपने जीवन में अपना लेना कतई उचित नहीं है। अंधविश्वासों का अंधा अनुकरण हमारी बौद्धिक विकास को अवरुद्ध करता है, हमारा दिमाग जो है वो अवरुद्ध हो जाता है तथा युवाओं के कुकृत्यों के लिए प्रेरित करता है। और जो यंगस्टर हैं जब वो इस चीज का अंधा अनुकरण करते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है कि वो गलत मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। इसके कारण ही हम वैज्ञानिक युग में भी भारत उतनी प्रगति नहीं कर रहा जितनी करनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी पुरानी रूढ़ियों को लेकर ही चल रहे हैं और उनमें हम बदलाव नहीं चाहते। हम ये नहीं देख रहे कि समय बदल चुका है तो हमें बदलना चाहिए, वो चीज नहीं होती। इसलिए भारत की प्रगति हो तो रही है लेकिन रफ्तार बहुत कम है। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है। हमारे समाज का सबसे बड़ा अंधविश्वास समग्र रूप से परंपराओं के प्रति अंधभक्ति है, यानी कि हमारी जो परंपराएं हैं
अब हम ये नहीं कह रहे कि हम अपनी परंपराओं को फॉलो नहीं करें, बिल्कुल हमें फॉलो करना चाहिए, लेकिन समय के साथ उनमें चेंजेस जरूरी है, ठीक है। आप उसको मॉडिफिकेशन नहीं बोलोगे, मॉडिफिकेशन नहीं है कि हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना लें, ये चीज नहीं है। अब कोई भी चीज है उनमें मॉडिफिकेशन, अब जैसे हमारे यहाँ की पहले चीज थी कि भाई औरतें घर के अंदर रहती थी, पर्दे में रहती थी, घर के कामों को देखती थी, लेकिन ये कब हुआ था? जब हमारे यहाँ, हमारे देश में आक्रांताओं का आगमन हुआ, ठीक है। अब उन आक्रांताओं के कारण हमारे यहाँ क्या हुआ कि हम, उनकी नजर हमारे घर की स्त्रियों पर थी, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये नियम बनाया गया कि औरतें घर से निकलें तो इतने इतने पर्दे में रहें, या निकले ही नहीं, घर को संभाले, बाहर आने जाने की जरूरत नहीं है। ये किस लिए नियम बनाया गया, परंपरा बनाई गई, क्यों? क्योंकि उस समय स्त्रियों की सुरक्षा फर्स्ट प्रायोरिटी थी, ठीक है। उस समय के हिसाब से ये बिल्कुल सही था। लेकिन जब ये आक्रांता चले गए, हमारा देश आजाद हो गया, तो अब उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत थी कि नहीं थी? अब महिलाओं को पर्दे से बाहर निकालने की जरूरत थी, क्योंकि अब ऐसा खतरा नहीं था। अब उनको पढ़ाने की जरूरत थी, उन्हें बाहर निकलकर काम करने की जरूरत थी। तो लेकिन अब कुछ लोगों ने परंपराओं के नाम पर औरतों को नहीं करने दिया, तो ये क्या बन जाती है? रूढ़ी बन जाती है। मतलब कुछ चीजें समय के साथ हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जब वो समय चला गया है तो अब उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है, तो वो मॉडिफिकेशन करना जरूरी होता है। हम आज भी उन बातों से जुड़े हैं जो इस युग में अप्रासंगिक हैं, यानी कि लड़कियों को अभी भी लड़कों के बराबर पढ़ाया नहीं जाता, उन्हें बाहर जॉब करने भेजा नहीं जाता। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अभी भी होते हुए देखेंगे, जिसका आज के समय में कोई मतलब नहीं है। आज आवश्यकता है जागृति की, यानी कि आप जागिए। आवश्यकता है धर्मों के वास्तविक रूप को समझकर उसे अपने में उतार कर प्रगति की ओर बढ़ने की। आपको देखना है कि आज के समय की मांग क्या है, उसके हिसाब से अपने आप को ढालिए और आगे लेकर बढ़िए। प्रश्न संख्या 8 है, सिक्किम की युवती द्वारा यह कहा जाना कि मैं इंडियन हूं से स्पष्ट होता है कि अपनी जाति, धर्म, क्षेत्र और संप्रदाय से अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्र है। आप किस प्रकार राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य निभाकर देश के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर सकते हैं? देखिए क्या है, सिक्किम पहले हमारे देश का हिस्सा नहीं था, ये काफी बाद में बना। अब बाद में बना तो ये सिक्किम एक स्टेट बना और ये भारत में विलय होकर बहुत प्रसन्न था। क्यों प्रसन्न है? क्योंकि भाई उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी देखभाल हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो मतलब बहुत सारे लोग अभी भी सिक्किम को जो है ना वो अलग थलग ही मानते, भारत का हिस्सा नहीं मानते। तो अक्सर बोलते हैं कि भाई आप सिक्किमी हो। तो इसी तरीके से यहाँ पर लेखक ने पूछा, उसने सिक्किमी इस युवती ने बोला कि नहीं, मैं इंडियन हूँ। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा देश जो अलग अलग राष्ट्रों में बटा है, हम उस राष्ट्र में नहीं, हम एकता में यकीन करते हैं, हम एक देश के वासी हैं। ये प्रेम इस व्यक्ति, इस युवती की बात से प्रकट होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम कैसे बताते हो। अगर आप अपने राष्ट्र को बहुत प्रेम करते हो, चाहते हो, तो किस तरीके से अपना प्रेम प्रकट करोगे। चलिए देखें क्या है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मानव जीवन में सर्वोपरि उसका राष्ट्र होता है। हम जिस देश के अंदर रह रहे हैं वो देश हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए, क्योंकि उस देश में हम रह रहे हैं, वहाँ के संसाधनों को, वहाँ की सुविधाओं को, वहाँ की सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर, हमारा अस्तित्व ही है वो देश, ठीक है। ये समझिए कि आप अगर यहाँ पर हैं तो आपका ये अस्तित्व है, आपका देश। हम भारतीय हैं, हम भारतवर्ष के निवासी हैं, ये एक गर्व की बात है। राष्ट्र के लिए अनेक वीर सपूत अपने प्राणों की बलि दे चुके हैं अपने देश के लिए। अगर वो भी स्वार्थी होते तो हमारे देश में जाने कितने लोग यहाँ पर अंदर होते, है ना। हमारा भी राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्य है जो हमें ईमानदारी से निभाना चाहिए। राष्ट्र का सर्वांगीण विकास हमारा पहला दायित्व है, यानी कि हम जो कोई भी काम करें उससे ये चीज हो कि हमारे देश में प्रगति होनी चाहिए, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। हमें हर स्तर में देश को विकसित बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। देश की रक्षा की जिम्मेवारी हमारा दूसरा दायित्व है। पहला क्या है, हमें देश की प्रगति करनी है। दूसरा सबसे बड़ा हमारा दायित्व क्या है कि भाई उसकी रक्षा होनी चाहिए। हमारा किसी भी काम से देश की रक्षा में सेंध नहीं लगनी चाहिए।
राष्ट्र हमारे सम्मान से जुड़ा हुआ है, अतः हमें अपने राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति दृढ़ संकल्प होकर सजग रहना चाहिए। ठीक है, कि हमारा कोई भी काम जो है ऐसा नहीं हो जिससे देश की सुरक्षा में, उसके मान सम्मान में कोई भी ठप्पा लगे। हमें अपने राष्ट्र के नागरिक होने के नाते देश में बनाए गए समस्त नियमों एवं कानूनों का सत्यनिष्ठता से पालन करना चाहिए, बिल्कुल अच्छे सच्चे मन से। तभी देश आगे बढ़ेगा, और जब देश आगे बढ़ेगा तभी हमारे देश के प्रति ये प्रेम फलित होगा। तो हमारे कार्य ही ऐसे होने चाहिए जो देश की प्रगति और सुरक्षा के लिए होने चाहिए। इसी के जरिए हम अपने राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त कर सकते हैं। महानगरों की भाव शून्यता एवं एकाकी जीवन शैली से उबरने का एक माध्यम यात्रा होती है। क्या आप उससे सहमत हैं? स्पष्ट कीजिए। चलिए, अब यहाँ पर चूंकि ये चैप्टर हमारा क्या है, ये एक यात्रा वृत्तांत है, जहां पर हमारी लेखिका सिक्किम की यात्रा पर निकली हैं। सिक्किम की यात्रा गैंगटोक से, ठीक है, इन्होंने यात्रा करी। अब सिक्किम की यात्रा जब वो कर रही हैं तो वो प्रकृति की गोद में जा रही, क्योंकि पहाड़ों में जा रही हैं, तो पहाड़ों में वो शांति, प्राकृतिक पर्यावरण, उसमें कहीं ना कहीं वो अपने आप को घुल मिल जा रही। अब अगर हम बात करें अपने शहरों की, ठीक है, हम सभी लगभग ज्यादातर आप में से लोग जो हैं वो शहरों में ही रह रहे होंगे। तो शहरों में इतनी भाग दौड़ है काम के लिए, हर एक चीज के लिए अपना एक, मतलब हम लोग एक मशीनीकृत जीवन जीते हैं। भाग दौड़, शोर शराबा, पोल्यूशन, पॉपुलेशन, किचकिच पिचकिच, बहुत कुछ है। तो अगर हम बहुत ज्यादा, जैसे मेरे साथ में अगर अपना पर्सनल बताऊं, तो मैं बहुत काम कर करके जब फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ तो मुझे लगता है मैं कहीं, मुझे घूमने जाना है जहां पे मैं अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स कर सकूं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक भागदौड़ भरी जिंदगी में जीते हैं, और ये भागदौड़ भरी जिंदगी हमारे शहरों में ज्यादातर रहती है। तो महानगरों में ये भागदौड़, जैसे मैं किसी महानगर से नहीं आती, आप सभी को पता है कि मैं भोपाल में हूँ, तो भोपाल अपने आप में एक पीसफुल सिटी है, लेकिन उसके बावजूद एक हम रूटीन लाइफ से थक जाते हैं। लेकिन अगर हम महानगरों यानी कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करें, जैसे कि दिल्ली है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, हैदराबाद है, ये सभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं। इन सिटीज में क्या होता है आप बताओ, भाग दौड़ है बहुत ज्यादा, आदमी के पास आदमी से हालचाल पूछने का वक्त नहीं है, हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है इसका, इस सारी चीजों का वक्त किसी के पास नहीं है। तो अक्सर हम इस भागदौड़ भरी जिंदगी से भागकर यात्राएं करते हैं, और वहां हमारा माइंड थोड़ा पीसफुल हो जाता है, और ये अपने आप पे बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो मैं इस कथन से पूरी तरह सहमत हूँ। प्रश्नोक्त कथन से मैं सहमत हूं, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भाव का अभाव हो गया, यानी कि हमारी फीलिंग्स जो है वो कहीं ना कहीं कंप्रेस हो गई। हम थोड़ा सा क्या कहते हैं ना, संवेदनहीन होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद मशीन बनते जा रहे हैं, मशीन के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती, हम घड़ी के हिसाब से चल रहे हैं, तो वो फीलिंग्स हमारे अंदर से गायब होती जा रही हैं। लोग स्वयं में मस्त हैं और एकाकी जीवन जी रहे हैं, उन्हें अपने पास पड़ोस से कोई मतलब नहीं है कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, हमें मतलब नहीं है, क्योंकि समय का अभाव है। अब दूसरे का हालचाल पूछने के लिए हमें समय चाहिए, अब हमें जो समय मिलता है हमें लगता है कि हम अपना एंजॉयमेंट कर लें, है ना। अब दूसरे के साथ बैठ कर हम क्या समय बर्बाद करें, तो इसलिए समय हमारे पास बहुत कम है। अतः इस नीरस जीवन शैली से उबरने का एकमात्र माध्यम यात्रा हो सकती है। जब हम ट्रैवलिंग करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, यात्रा से मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन तथा नीरस जीवन शैली से कुछ समय के लिए ही सही निजात तो मिलती ही है। परिवार के साथ साथ रहने से पारिवारिक संबंधों को संबल भी मिलेगा। अब फिर क्या होता है, हम जब अपने काम में करते रहते हैं ना, तो परिवार के साथ समय बिताने के लिए भी हमें नहीं मिलता। लेकिन इससे क्या होता है कि हमें परिवार के साथ समय बिताने के लिए कुछ समय मिल जाता है, तो एक हम लोगों की जो आपसी जो बॉन्डिंग होती है वो भी थोड़ी मजबूत होती है। इसलिए ट्रैवलिंग कहीं ना कहीं हमें थोड़ा फायदा देती है, और इस नीरस जिंदगी से थोड़ा एक्साइटमेंट भी हमें मिल जाता है इन यात्राओं के जरिए। प्रश्न संख्या 10 है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका है। हम कह रहे हैं ना, आधुनिकता, विकास, उन्नति, इन सभी के नाम पे जो है इतना प्रदूषण फैलाया जा रहा है, प्रकृति के साथ इतना खिलवाड़ किया जा रहा है कि मत पूछिए, ठीक है। तो अब इस खिलवाड़ को हम किस तरीके से रोक सकते हैं, आपको ये बताना है। तो देखिए क्या है, प्रकृति के टूटते चक्र में वर्तमान पीढ़ी ऐसे काम कर रही है जिसने प्रकृति दिन प्रतिदिन रूठती जा रही है, यानी कि हम प्रकृति के साथ बहुत बुरी तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं।
तो प्रकृति डिस्ट्रॉय होती जा रही, खत्म होती जा रही है पूरी तरीके से, जिसके कारण प्राकृतिक आपदाएं इतनी भयानक रूप धारण कर रही है। आपने अभी रिसेंटली देखा होगा बारिश के टाइम में कितना ज्यादा जो है बारिश हुई, हर जगह बाढ़ आई, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हुए, आप तटीय इलाकों में तूफान देखिए कितने आ जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा नेचुरल डिसबैलेंस, सबसे बड़ा कारण है। हम जिस तरीके से प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, ये नेचुरल डिजास्टर उतने बढ़ रहे हैं जिन्हें रोक पाना मुश्किल है, क्योंकि जो अब ये प्राकृतिक डिजास्टर, इन्हें हमें रोकने का तरीका यही है कि हमें प्रकृति को हील अप करना पड़ेगा। सिर्फ एक तरीका वही है। पहाड़ों पर प्रकृति की शोभा को नष्ट किया जा रहा है, वृक्षों को काटकर पर्वतों को नंगा किया जा रहा है, शुद्ध पवित्र नदियों को विविध प्रकार से दूषित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। नगरों का, फैक्ट्रियों का गंदा पानी पवित्र नदियों में छोड़ा जा रहा है। सुख सुविधाओं के नाम पर पॉलिथीन का अधिक प्रयोग और वाहनों के द्वारा प्रतिदिन धुआं छोड़कर पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ा जा रहा है। तो मतलब हमारे जो डेली रूटीन लाइफ है उसमें हम इतने सारे काम पोल्यूशन के लिए कर रहे हैं कि आप मत पूछिए, जिससे एनवायरनमेंट बस पोल्यूट होता जा रहा है। इस तरह प्रकृति का गुस्सा बढ़ रहा है, मौसम में परिवर्तन आ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। प्रकृति के साथ खिलवाड़ को रोकने के लिए हमें सहयोग दे सकता है। अब ये सारी चीजों को हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, वर्तमान में खड़े वृक्षों को ना काटें और ना कटने दें। पहली चीज, जो पेड़ हैं उन्हें किसी हाल में आपको काटना नहीं है, और दूसरे अगर काट रहे हैं तो उन्हें रोकना है। यथासंभव वृक्षारोपण करें और दूसरों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करें। तो क्योंकि अभी तक हम प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचा सके, अब उसको हील अप करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जितने पेड़ लगा सकते हैं उतने पेड़ लगाइए। खुद तो लगाइए, दूसरों को भी प्रेरित करिए कि भैया पेड़ लगाओ। वाहनों का प्रयोग यथासंभव कम करें, यानी कि आपको जितना हो सके कम करिए। एक ही ऑफिस में अगर एक ही जगह से 4 लोग जा रहे हैं, कारपूलिंग कीजिए, पैदल चलिए, साइकिल का इस्तेमाल करिए। जो है आप, जो हमने जैसे आप लोगों को बताया कि पेट्रोल डीजल की कारों से अच्छा है सीएनजी का इस्तेमाल करिए, जो कि आपको एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती है। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। सब्जी लाने या व्यर्थ सड़कों में घूमने में वाहन का प्रयोग ना करिए। सब्जी लाने जाना है, पैदल जाइए, ठीक है। पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना है। पॉलीथीन अपशिष्ट पदार्थों तथा नालियों के में गंदे पानी को नदियों में जाने से रोकना है। पॉलीथीन का इस्तेमाल घर से निकलिए, झोला लेकर जाइए, पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करिए। अब तो सरकार ने भी बैन कर रखा है, आप लोग को पॉलीथीन सब जगह नहीं मिलेंगी, पेपर बैग्स मिलते हैं हम लोगों को। सब्जी भाजी के लिए भी अपने घर से थैले लेकर निकलिए। आपके घरों के से जो गंदा पानी, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए गंदगी ज्यादा नहीं बाहर जाए। अगर गंदगी जा भी रही है तो अगर आप अब देख रहे हैं आपके शहरों के अपशिष्ट पदार्थ नदियों में मिलाए जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट से इसके लिए अपील कीजिए। ये सारे कुछ काम है जो हम करके गंदगी को, प्रदूषण को रोक सकते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, साना साना हाथ जोड़ी प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखिए। देखिए, हमने बताया था ना कि भाई उनका स्नोफॉल अब कम होने लगा है, या अब जो जिन इलाकों में होता था वहां खत्म हो गया है और आपको ऊपरी इलाकों में स्नोफॉल मिलता है। अच्छा, ये चीज मैंने खुद नोटिस करी। अभी लास्ट ईयर जो है मैं वैष्णो देवी गई। वैष्णो देवी जाने के साथ ही वहां पर एक पटनी टॉप जगह है, मैं वहां गई। तो मैं गई थी आई थिंक फेब में उन दिनों वहां पर स्नोफॉल होता था, इसीलिए मैं वहां पर गई। वहां जाकर पता चला कि भाई वहां पे स्नो है ही नहीं। तो होटल वाले से बात करी, पता चला कि भाई इस साल जो है बर्फबारी नहीं हुई, वैसे तो इन दिनों यहाँ पर खूब बर्फबारी होती रहती है। तो फिर आगे जब और आगे ऊपर थोड़ा ऊंचाई पे पड़े, जिसे हाथी टॉप कहा जाता है, वहां गए तो हमें वहां पे स्नोफॉल मिला, वहां पर बर्फ हमको मिली। पता चला 2 दिन पहले ही बर्फ गिरी थी वहां पर। तो इस तरीके से हमने देखा कि जिन एरिया में स्नोफॉल होता था, पोल्यूशन के कारण अब उन एरिया में बर्फबारी नहीं हो रही है। अब इसके कारण बहुत चेंजेस हो रहे हैं। देखिए, बहुत सारे इलाके हैं जहां पर पानी नहीं बरस रहा है। क्योंकि भाई प्रकृति में बहुत बदलाव आ रहा है, तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। इवन हम ये कह रहे हैं प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। लेखिका लायुंग में बर्फ देखने की इच्छा सजोए थी कि लायुंग में बर्फ देखने को मिल जाएगी, लेकिन वहीं घूमते हुए एक सिक्किमी युवक उनकी इच्छा पर यह कहकर पानी फेर देता है कि बढ़ते प्रदूषण के कारण स्नोफॉल
कम होता जा रहा है। अब बर्फ कटाव में मिलेगी, अतः स्नोफॉल ना होना बढ़ते प्रदूषण का दुष्परिणाम है। इस तरह प्रदूषण के अनेक दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। ये जो पोल्यूशन बढ़ रहा है ना, इसके बहुत सारे दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। अंटार्कटिका की बर्फ निरंतर पिघल रही है। हम सभी जानते हैं कि हमारे पृथ्वी का मीठा स्वच्छ पानी का 70% अंटार्कटिका में बर्फ के रूप में है। सोचिए, अंटार्कटिका अगर पूरा पिघल जाए तो पूरे समुद्र का जल स्तर कितनी तेजी से बढ़ जाएगा, और खारे पानी में मीठे पानी के मिलने से कितना एनवायरमेंट बदलाव होगा, जिसके कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, धरती की सीमाएं डूबने लगी। तो जैसे अभी हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा कि मालदीव्स जो है वो कुछ सालों, मतलब कुछ दशकों में डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, समुद्र स्तर बढ़ रहा है ना, तो जो इलाके तटीय हैं उनकी सीमाएं कम होती जा रही हैं। नदियों में पानी की मात्रा में इतनी कमी हो रही है जिसे देखकर नदियों के सूखने की आशंका होने लगी है। पोल्यूशन के कारण क्या हो रहा है कि गर्मियों के टाइम नदियां सूख जाती हैं, उनमें पानी ही नहीं रहता, क्योंकि बर्फ पहले ही पिघल चुकी। इतनी बर्फ नहीं पड़ रही है कि भाई वो गर्मियों के टाइम उन नदियों में पिघलकर बर्फ से पानी आ सके। नदियों की पवित्रता समाप्त हो गई है, यानी कि उसमें तक गंदा पानी मिला दिया जाता है, जिससे पीने के साथ जलीय जंतुओं के जीवन का खतरा। अब किसी भी नदी में जितना जलीय जीवन होगा वो पानी उतना शुद्ध रहेगा। ठीक है, ये एक चीज होती, सिंपल सी एक चीज है। वो तब तक शुद्ध रहेगा उसके अंदर जितने जीव जंतु रहेंगे। अब अगर उसके अंदर हम इतना रासायनिक कचरा मिला देंगे तो जीव जंतु मर जाएंगे। तो नदी के अंदर की गंदगी साफ करने का काम करेगा कौन, है ना? तो कोई नहीं होगा। उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, तो वो पीने लायक नहीं बचेगा। तो इस तरीके से ये भी एक चेंज हो रहा है। पेड़ कटने से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ गया है, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। पोल्यूशन पड़ने से बहुत ज्यादा बढ़ा, जिसकी वजह से पेड़ क्या करते थे, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब पेड़ कट जाएंगे तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, है ना? तो उससे हम सभी को सांस की बीमारियां बहुत ज्यादा होने लगी हैं, स्किन डिसीजेस बहुत होने लगी हैं। मौसम का चक्र बदल गया है, जिससे पैदावार घट रही है। प्राकृतिक आपदाओं ने जोर पकड़ लिया है। हमारा जो पैदावार है, किसान जो पैदावार करते हैं, वो बहुत ज्यादा घट गया है, और इससे क्या हो रहा है, प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। प्रश्न संख्या है 12, क्या दिया गया है? प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? जल संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है और क्यों? अब देखिए, सबसे पहले हम बाद वाले, क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 2 क्वेश्चन में जो बाद में क्वेश्चन पूछा गया पहले उसे मैं समझाती हूँ। यहाँ दिया है ना, जल संरक्षण महत्वपूर्ण है और क्यों। अब देखिए, यहाँ हम इस धरती पर जल ही जीवन है। पहली बात तो इस चीज को समझिए, चाहे हम मनुष्य हो, चाहे प्रकृति हो, जीव जंतु हो, कीड़े मकोड़े हो, कुछ भी हो, सबका अस्तित्व पानी पर ही टिका है। समझ में आया? क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो प्रकृति फलेगी फूलेगी नहीं, प्रकृति नहीं फलेगी फूलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हम सब मर जाएंगे। हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे। हम खाने के बगैर हम 3-4 दिन रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना हम 24 घंटे से ज्यादा नहीं रह सकते। ठीक है, हमारे अंदर डिहाइड्रेशन होने लगता है, हम सभी को पता है। तो पानी का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब चाहे हमने कहा ना, कोई भी हो इस धरती पर, सभी के जीवन के लिए पानी जरूरी है। अब बात आते हैं कि प्रकृति द्वारा जल संरक्षण किस तरीके से, यानी कि वो किस तरीके से जल को बचाती है कि हमें पूरे साल जो है वो पानी मिलता रहे। अब आप देखते हैं, पहाड़ों पर सर्दियों में बर्फ पड़ती है। ठीक है, बर्फ पड़ती है, सर्दियों में बर्फ पड़ती है, वो पहाड़ों पर जमा हो जाती है खूब, मतलब जो बर्फ एक्चुअल में रहती है उससे और जमा हो जाती है। फिर उसके बाद ग्लेशियर्स हैं, पहाड़ हैं, इन सभी की बर्फ गर्मी आने पर पिघलना शुरू होती है, पिघलती है, और वो नदियों के जरिए सारा साल हमको पानी देती है, पूरे साल हमको पानी मिलता है। तो ये होता है प्रकृति का जल संरक्षण। अब आप कहोगे कि जो ऊपर स्नो फॉलिंग होती है वो कैसे होती है? जिस तरीके से बारिश होती है उसी तरीके से पहाड़ों पर स्नोफॉल होता है। बस ये होता है कि वहां पर टेम्परेचर कम होता है, इसलिए पानी जो है वो बर्फ में बदल जाता है। ठीक है, ये चीज होती है। वैसे ही आपका पानी का वाष्पीकरण होता है, ऊपर जाकर बादल बनते हैं, क्लाउड से बारिश होती है। बारिश में जहाँ पर एक तरीके से बारिश के समय जो है जितने नदी तालाब इन सब में पानी आ जाता है,
वही क्लाउड जब ऊपर जाते हैं आपके पहाड़ों की तरफ तो उनसे डेंसिटी बढ़ती है और वो स्नो में बदल जाता है, स्नो फॉलिंग होती है। सिंपल सी एक चीज़, ये एक फैक्ट। और उसके बाद पूरे साल हमें क्या मिलता है? पानी मिलता है। तो ये है प्रकृति का जल संरक्षण। चलिए अब इसको लिखेंगे कैसे, जरा देखिएगा। प्रकृति के द्वारा जल संचय की व्यवस्था हिम शिखरों के रूप में अद्भुत ढंग से की गई है। जो मैंने बताया, हिम शिखर यानी कि पहाड़ों पर जो बर्फ की चोटियां हैं उनसे प्रकृति सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है। क्या करती है? सर्दियों में के समय में बर्फ के रूप में जल बना लेती है। और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो ये बर्फ शिलाएं पिघल पिघल कर जल धारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट देती है। फिर अब चूंकि गर्मी तो ऊपर पहाड़ों पर भी पड़ रही है, अब जब पहाड़ों पर पड़ती है तो क्या होता है? उसमें से वो पिघलना शुरू करती है और वो पिघल कर पानी कहाँ आता है? नदियों में आता है और सारे साल हमें पानी मिलता है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। इस प्रकार प्रकृति के द्वारा जल संचय की व्यवस्था है कि पहाड़ों पर जाड़े में बर्फ के पहाड़ बन जाते हैं और यही हिमशिखर पिघलकर नदियों के द्वारा कृषि की, लोगों की और धरती की प्यास बुझाते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जल संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। हम सभी को पता है कि हमारे यहाँ धीरे धीरे जो साफ स्वच्छ मीठा पानी है वो कम हो रहा है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम पानी को बचा कर रखें, उसका वेस्टेज नहीं करें। क्योंकि जिस गति से जनसंख्या का विकास हो रहा है उसके अनुपात में हमारे पास समुचित जल का भंडार नहीं है। हमारे पास उतना जल का भंडार नहीं है जितना होना चाहिए। अतः हमें पानी का दुरुपयोग रोक कर वर्षा का जल संचित कर पुराने तालाब, बावड़ियों तथा कुओं को पुनर्जीवित कर भूमिगत जल स्तर में विकास का प्रयास करना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि जो पानी हमारे लिए जरूरी है, अब पानी जो हमें वर्षा के रूप में मिल रहा है उसे हमें बचाना चाहिए। क्योंकि देखिए बारिश के समय तो बेइंतहा पानी बरस जाता है, ये होता है कि सब जगह बाढ़ आ जाती है। हमें संरक्षण करना चाहिए, गवर्नमेंट को, लोगों को ये करना चाहिए कि भाई ये पानी बरसे तो बाढ़ की कंडीशन ना बने, जबकि ये सारा पानी उन जगहों पर जो बावड़ियां हैं, तालाब हैं, इन सब जगह पे। अब देखिए पुराने के समय में क्या होता था, आप राजा महाराजाओं के समय में और बहुत प्राचीन समय जाओ तो वो लोग देखते थे कि भाई ये पानी बहुत जरूरी है। तभी देखिए ऐसी ऐसी बावड़ियां खुदाई गई हैं, तालाब खुदवाए गए हैं ताकि पूरे साल के यूज के लिए पानी उसमें संरक्षित हो सके। ठीक है। अब कई जगह यहाँ पर हम लोग यहाँ भारत में आप देखते हो कि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें पानी तो अच्छी मात्रा में बरसता है लेकिन गर्मियों में वो वही त्राही त्राही करने लगते हैं, उनके पास पानी नहीं बचता। क्यों? क्योंकि उनके पास संचय करने की व्यवस्था नहीं है। तो पहली बात तो उन्हें संचय करना चाहिए। आप शहरों शहरों में कम से कम नहीं 4-5 तालाब आप लोगों को बनाने चाहिए, उन्हें इंटरकनेक्ट करना चाहिए। पहली चीज़ है एक तालाब को दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए। नहरें बनानी चाहिए जो एक शहर से दूसरे शहरों में कनेक्टेड हो। बहुत ऐसी एक डीप व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है ताकि भविष्य में ये जो पानी का संकट होने वाला है उससे, हाँ ये मानते हैं कि ये कोई मिनटों में या कुछ सालों में हो जाने वाला काम नहीं है, इन्हें दशक लगेंगे कंप्लीट होने में। लेकिन अगर हम अभी से इन कामों को शुरू करते हैं तो ये मान के चलिए आने वाले 20-25 सालों में जब पानी को लेकर बहुत ज़्यादा क्राइसिस होंगी तो उस समय तक हम अपनी व्यवस्था को पुख्ता कर चुके होंगे और वर्षा के जल के संचयन की इतनी अच्छी व्यवस्था कर चुके होंगे कि पूरा साल हमारा देश कभी भी पानी के लिए तड़पेगा नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन तालाबों को खुदवाएं, बावड़ियों को खुदवाएं, बनवाएं, नहरें बनवाएं और जो बने हुए हैं उनके पास की गंदगियां, उनकी स्लिट्स को साफ करें और इन सभी के लिए जो नहरें खुदवा रहे हैं उनको इंटरकनेक्टेड करें ताकि सभी देश भर में प्रचुर मात्रा में पानी की व्यवस्था हो सके। चलिए प्रश्न संख्या 13 है, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। हमारी लेखिका मधु कांकरिया जब सफर कर रही थी तो उन्हें एक फौजी गाड़ी भी मिली थी जिसमें से उन्होंने फौजियों से बात भी करी थी। तो उनसे मिलने के बाद हमारी लेखिका ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि हम अपने देश के अंदर जो इतने सुरक्षित माहौल में रहते हैं, बाहरी देशों से जो हमें खतरा नहीं है, उन सभी से बचाने वाले हमारे ये फौजी हमारे देश की सीमाओं पर तैनात रहते हैं
और ये जो तैनात रहते हैं ये अपना घर बार, अपने परिवार सबको छोड़कर आते हैं कि नहीं आते हैं? तो उन सभी इतना बड़ा त्याग करते हैं, छोड़कर आते हैं और हमारी रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। लेकिन जहाँ तैनात रहते हैं वहाँ की कंडीशन भी बड़ी एक्सट्रीम रहती है ना? यही पूछा गया ना, किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब ये अपने घर को छोड़ते हैं, अपने परिवार, अपने माँ-बाप, अपनी पत्नी, बच्चों को छोड़ते हैं, तो पहली कठिनाई इनके पास होती है वो इमोशनल फेज़, है ना? वो इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक होने लगते हैं क्योंकि वो अपने सभी जो उनके नज़दीकी हैं, उनको छोड़कर वो जा रहे हैं और उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि वो वापस जा पाएँगे कि नहीं जा पाएँगे, क्योंकि वो सीमा पर जा रहे हैं, वहाँ क्या हो हमें नहीं पता। तो सबसे पहले ये जो इमोशनली एक चीज़ उनको क्या कहते हैं अटैक करती है, उससे जूझते हैं। फिर उसके बाद जब ये बॉर्डर्स पे जाते हैं तो वहाँ पर भी तरह-तरह की कठिनाइयाँ होती हैं। अब जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे देश का जो बॉर्डर है, वहाँ पर आप अगर जाएँगे राजस्थान के साइड में, तो वहाँ पर आप 55 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर होता है। अगर आप नॉर्थ साइड में जाइए, हिमालय है, वहाँ पर आपका -50 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर होता है कि नहीं होता है? तो ये सबसे पहले तो ये वेदर कंडीशंस हैं और ऐसा नहीं है कि भाई आप ठंड में आपको वहाँ पर पेट्रोलिंग नहीं करनी है नॉर्थ साइड में। जहाँ पर -50 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है उस जगह आपको ठंड में निकलना है और पेट्रोलिंग करनी है, ठीक है? उसी तरीके से गर्मियों में राजस्थान में भी आपको पेट्रोलिंग करनी है। तो यहाँ पर जो बॉर्डर्स की जो एक्सट्रीम कंडीशंस है वो आपको खाने पीने के लिए भी परेशानियाँ होती हैं, आपको चलना पड़ता है, दुश्मनों से लड़ना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। देश की सीमाओं पर बैठे फौजी उन सभी विषमताओं से जूझते हैं जो सामान्य जनजीवन के लिए अति कठिन है। मतलब हमसे बोल दिया जाने के लिए तो हमारी तो रूह कांप जाए कि भैया 50 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर और -50 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर झेलना नामुमकिन सा है मेरे लिए, ठीक है ना? तो हम उसको नहीं झेल सकते, लेकिन वो लोग करते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। इतनी कड़कड़ाहटी ठंड जहाँ तापमान माइनस में चला जाता है, जहाँ पेट्रोल को छोड़ सब कुछ जम जाता है, यानी कि पेट्रोल जो है वो छोड़कर जितनी भी चीज़ें सब आपको, पानी भी अगर आप ऐसे करके हवा में उछाल दो तो वो भी जम जाए। वहाँ ऐसी कठिन स्थितियों में फौजी जवान तैनात रहते हैं। इसी तरह शरीर को तपा देने वाली गर्मियों के दिनों में रेगिस्तान में रहते हुए अनेक विषमताओं से जूझते हुए कठिनाइयों का सामना करते हैं। उनके प्रति हमारा दायित्व है कि हम उनका सम्मान करें, उन्हें देश की प्रतिष्ठा और गौरव को अक्षुण्ण रखने वाले महारथी के रूप में आदर दें। उनके और उनके परिवारों के प्रति सम्माननीय भाव तथा आत्मीय संबंध बनाए रखें। अब भाई चूंकि वो लोग तो होते नहीं हैं, तो उनके परिवार की देखभाल करना, उनका सम्मान करना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, ये हम सब का कर्तव्य हो जाता है। सैनिकों से दूर रहते हुए उनके हर कार्य में सहयोगी बने, उन्हें अकेलेपन का एहसास ना होने दें तथा उन्हें निराशा से बचाएं। ये भी रहता है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि भाई उन्हें, क्योंकि भाई उनका बेटा या पति या पिता जो है वो बॉर्डर पर है, उस कंडीशन में वो लोग इमोशनली भी बहुत हर्ट होते हैं। तो उस जगह पर उन्हें उस सारी चीज़ों से के ऊपर जब निराशा उनके ऊपर हावी होती है तो उस निराशा को उनसे दूर करना भी हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य हो जाता है। प्रश्न संख्या 14 है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है? इस कथन से मानवीय मूल्यों का क्या निष्कर्ष निकलता है? अब इन्होंने ये कथन जो मधु कांकरिया ने बोला है, ये वहाँ पर जो सड़कें चौड़ा करती हुई जो औरतें थी, जो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में, खतरनाक परिस्थितियों में सड़कों को चौड़ा कर रही थी, ये उनके लिए कहा जा रहा था कि भाई देखिए, वहाँ पर जो हम लोग जो पहाड़ों पर जाते हैं ना, उन रास्तों को बनाने वाले वहीं के पहाड़ी लोग होते हैं। अब उन जगहों पर, उन पहाड़ों पर ब्लास्ट करके या हाथों से करके ये सड़कों को बनाया जाता है, उन्हें चौड़ा किया जाता है। वहाँ पर कंडीशन बहुत ऐसी खतरनाक होती है कि भाई एक भी पत्थर अगर गिरा तो समझ लीजिए कि आपकी जान जाने का खतरा रहता है ना। तो सोचिए, वो अपनी जान पर खेल कर इतनी मेहनत कर रही हैं, पत्थरों को तोड़ रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, वो सिर्फ हमारे आराम के लिए कर रही हैं। उसके बदले उन्हें क्या मिलता है? पूरे दिन का मेहनताना जो कुछ भी मिलता हो, लेकिन वो उससे कहीं ज़्यादा कार्य कर रही हैं।
ठीक है, जितना उनको मेहनताना मिल रहा है वो उससे ज़्यादा कम, क्योंकि वो जो है वो अपनी जान को खतरे में डालकर काम कर रही है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि वे बहुत कम ले रही हैं और हमें बहुत ज़्यादा दे रही हैं। लेखिका ने अपने भ्रमण के दौरान पर्वतीय क्षेत्र में कठिन जीवन संघर्ष करती स्त्रियों की दयनीय स्थिति देखकर यह कथन कहा है। वो क्या है, अपनी पीठ पर अपने बच्चों को भी लादे हैं और तब भी वो काम करती जा रही हैं। दुर्गम पहाड़ियां, घाटियों के मध्य सैलानियों को सुविधा देकर उनकी प्राण रक्षा में स्वयं आहूत होने को तत्पर उन स्त्रियों को अभाव व संघर्ष से मुक्ति नहीं मिलती है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए वो हम सभी के घूमने के लिए इतनी अच्छी जगह बनाती हैं, सारी सुख सुविधाएं हमें प्रदान की जाती है ना, सब कुछ हमें देती हैं, लेकिन ये सोचिए कि उसके बदले उनके जीवन का संघर्ष खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। उन्हें अपने जीवन में उतना ही संघर्ष करते रहना पड़ता है। उनके परिश्रम के बदले उन्हें उपयुक्त धनराशि मजदूरी के रूप में नहीं मिलती है, यानी कि जितना वो कर रही हैं उतना उन्हें नहीं मिलता है पैसा। स्वयं सभी सुख आनंद से वंचित होकर क्षेत्र विशेष की सुख सुविधाएं देने वाले लोग दूसरों को आर्थिक सुख प्रदान करने में अपना जीवन हून कर देते हैं। यानी कि वहां का लोग क्या है, वो हमें सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए, सुविधा देने के लिए वो अपने जीवन को होम कर रही हैं। क्योंकि देखिए ऐसा एक सिंपल सी एक चीज़ है कि एक समय ऐसा आएगा कि भाई बहुत सारे लोग होते हैं कि अपनी जान से भी हाथ धो बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्थितियाँ बहुत विकट हैं, बहुत परेशान करने वाली होती। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो अपनी जान से भी हाथ धोने के ऊपर में आ जाती है कि नहीं आ जाती। तो वो जितना हमको दे रही हैं उसके बदले उन्हें तो उतना मिल ही नहीं रहा, उन्हें तो सिर्फ पैसा मिल रहा है, और कभी कभी तो भाई चोट लग जाती है, जान चली जाती है, बहुत कुछ हो जाता है। तभी लेखिका का यह कथन कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं, सत्य है। अपने परिश्रम बल से पर्यटन केंद्र स्थापित करके ये स्त्रियां वहां की आर्थिक प्रगति में सहायक बनेंगी। अब देखिए किसी भी क्षेत्र में है, वहां के स्थानीय लोग जब परिश्रम करते हैं, वहां सारी जब सुख सुविधाएं मिलती हैं, तभी पर्यटक वहां जाते हैं। अब पर्यटक वहां जाते हैं तो वो क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र बनता है, तो वहां के स्थानीय लोगों को कमाने के जरिए प्राप्त होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अभी आप पहाड़ों पर देखेंगे लोग जाते हैं। अब वो पर्यटन क्षेत्र बना क्यों? सबसे पहली बात होती है पर्यटन क्षेत्र बना क्यों? क्योंकि वहाँ के स्थानीय लोगों ने इतनी मेहनत करी तो वो पर्यटन क्षेत्र बना। और वहाँ पर जब पर्यटन क्षेत्र बना तो भाई होटल बने, वहाँ पे बहुत खाने पीने के लोग आने लगे, तो आप वहाँ के लोग को बिजनेस मिलता है तो कमाने का मिलता है। लेकिन उसके लिए वो लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, सिर्फ हमें सुख सुविधाएं और आनंद प्रदान करने के लिए। प्रश्न संख्या 15 है, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी, लिखिए। देखिए जितेन नार्गे जो हैं वो ड्राइवर कम गाइड थे। तो वो लेखिका के साथ जब जा रहे थे तो वहाँ का जो प्राकृतिक परिदृश्य है, वो हर जगह की अपनी अपनी कहानियां हैं, हर चीज़ों के बारे में वो बता रहे थे, क्योंकि वो वहीं के रहने वाले थे, वहाँ की हर एक चीज़ के बारे में जानते थे। तो उन्होंने लेखिका को वहाँ की सारी चीज़ों, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक स्थिति, वहाँ की मान्यताओं, वहाँ के से जुड़ी जो कहानियाँ, उन सभी के बारे में बताया है। तो चलिए हमें भी वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखनी है। सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या है, लेखिका को जितेन नार्गे जो कि उनका ड्राइवर कम गाइड था, ने सिक्किम की प्राकृतिक भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। तो अब देखिए प्रकृति तो आप समझ गए क्यों हो, भौगोलिक स्थिति यानी कि वहाँ का जो भूगोल है, कहाँ पहाड़, कैसे पहाड़, क्या चीज़ें, सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। फिर वहाँ के लोगों का रहन सहन, भाई पहाड़ों पर रहने वाले लोगों का रहन सहन बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो पहाड़ों पर रहते हैं, पानी लेने के लिए नीचे जाओ, स्कूल कोसों दूर होते हैं, उसके लिए चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। फिर वहाँ पर आपको अगर जो पशु पाले हैं उनको चराने जाना पड़ता है, ईंधन इकट्ठा करना पड़ता है, बहुत सारी परेशानी जो है वहाँ के लोगों को रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सब चीज़ों के बारे में जितेन नार्गे ने लेखिका को बताया। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है प्रकृति संबंधी जानकारी, जो नार्गे जी ने लेखिका को दी। जितेन नार्गे ने लेखिका को प्रकृति संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि वहाँ के नगर तराई में स्थित हैं। कहाँ स्थित है? तराई में।
यानी कि जो आपकी घाटी क्षेत्र होते हैं वहाँ। अब घाटी क्षेत्र में क्या होता है, घाटी क्षेत्र में नदियाँ बहती हैं, तो इंसान के रहने के लिए पानी पहले ज़रूरी होता है। तो जहाँ पानी मुहैया होगा वहीं पर आपको घर मिलेंगे, वहीं पर बस्तियाँ मिलेंगी। नगर के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी घाटियों में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। अब चूंकि जहाँ लोग रह रहे हैं वहाँ पानी का अच्छा प्रबंध है, तो खेती भी हो रही है, बागवानी भी हो रही है, तो इसलिए घाटियां अपने आप में सुंदर हो जाती हैं। जगह जगह पर पाइप और धूपी के वृक्ष दिखते हैं। किसके? पाइन और धूपी के वृक्ष दिखते हैं। अनेक नदियां व झरने बहते हैं। हिमालय का यह क्षेत्र अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण ही पर्यटकों को आकृष्ट करता है। जो ये क्षेत्र इतना सुंदर है इसका कारण ही यही है, क्योंकि यहाँ की सुंदरता के कारण ही पर्यटन यहाँ ज्यादा बढ़ रहा है। पर्वतीय शिखरों में बहते सफेद दूध के झरने, चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच बहती इठलाती सुंदर नदियां स्वर्गिक सुख देती हैं, क्योंकि वहाँ का वो इतना सुंदर है कि देखकर वो स्वर्ग का आनंद आता है। वो झरने, वो आसपास हरियाली, सभी कुछ जो है वो हमें अनुभव देता है किसका? स्वर्ग सा। अब देखिए हर मौसम में वहाँ की जब कंडीशन बदलती है, वहाँ पे फॉग होगा तो भी अपने में अच्छा लगा, स्नोफॉल हो, जो कुछ भी हो, तो वो अपने आप में सुंदर हो जाता है बहुत ज्यादा। इस प्राकृतिक सौंदर्य में मनुष्य की सभी दुष्ट वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, यानी कि वो जो गलत भावनाएं होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। पर्वत, झरने, फूलों से भरी वादियां ना केवल मोहित करती हैं, बल्कि सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग का डूबता सूरज अपनी स्वर्णिम और स्वास्तिक आभा लिए इंद्रधनुषीय छटा बिखेरता हुआ दर्शनीय हो उठता है। तो ऐसे में सनसेट भी अपने आप में बहुत ही सुंदर दिखता है। अब आ जाते हैं भौगोलिक जानकारी। जितेन नार्गे ने लेखिका को गैंगटोक यानी कि गंतोक, अच्छा एक ये क्वेश्चन मेरे पास आया था, शायद मेरी किसी वीडियो में कमेंट था ये कि मैम ये गैंगटोक गंतोक एक ही है? हाँ, गैंगटोक गंतोक एक ही जगह के बारे में हम बात कर रहे हैं। कुछ लोग वहाँ स्थानीय लोग जो हैं उसे गंतोक कहते हैं, वैसे गैंगटोक नाम है, ठीक है। तो इसको लेकर आप कंफ्यूज नहीं हुए, आप दोनों में से जो कुछ भी लिखेंगे दोनों ही अपने आप में सही है। शहर की भौगोलिक जानकारी देते हुए बताया कि इस पहाड़ी मैदानी तराई वाले इलाके में खूब ठंड पड़ती है। रास्ते गहरी घाटियों वाले, टेढ़े मेढ़े व ऊंचे नीचे हैं। यहाँ बर्फ की धुंध के कारण रास्ते फिसलन भरे भी होते हैं। यहाँ सामान्य तापमान ऋणात्मक हो जाता है, ऋणात्मक मतलब माइनस में चला जाता है, ठीक है। तो क्या कहने का मतलब है कि जब बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ती है तो टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। अब आ जाते हैं जन जीवन संबंधी जानकारी। अब वहाँ के जो लोग हैं उनके रहने का जो तरीका है, उनकी जो जीवन शैली है, उसके बारे में जितेन नार्गे ने क्या कहा। अब देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ डिटेल में इसलिए इतना सारी चीज़ें डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि मान लीजिए इंडिविजुअल पूछ लिया कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताइए, वहाँ के जनजीवन के बारे में बताइए, या वहाँ की प्राकृतिक दशा के बारे में बताइए, तो आप इंडिविजुअली भी एक एक पैरा उठा के रख दोगे तो अपने आप में वो सफिशिएंट है, 50 से 60 शब्दों के अंदर आ जाएगा। और मान लीजिए ये तीनों चीज़ें अगर एक में भी पूछता है तो आप सबको छोटा छोटा करके लिख दीजिए, है कि नहीं। तो इस तरीके से आप सारे काम कर पाओगे, इसलिए मैंने आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझाई है, उसे कंप्रेस करके छोटा करके लिखना आप कर लोगे आसानी से। जितेन नार्गे ने लेखिका को जनजीवन संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ के लोग बड़े मेहनती व सफाई पसंद होते हैं। अब मेहनती तो देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मेहनती होना पड़ता है, चाहे उन्हें पानी की व्यवस्था हो, ईंधन की व्यवस्था हो, लकड़ी की व्यवस्था हो, खेती करनी हो, खाद्य सामग्री चाहिए हो, पढ़ना हो, कुछ भी करना हो, उनको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो घाटियों में रह रहे हैं। अगर स्कूल जाना है तो बच्चों को कोसों दूर चढ़ना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें चढ़ाई भी करनी पड़ती है, उतराई भी करनी पड़ती है। तो वो बचपन से ही उनके अंदर वो आदत हो जाती है, तो वो मेहनती हो जाते हैं। यहाँ के लोग बौद्ध मतावलंबी होते हैं, यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाले होते हैं। औरतें मेहनत मजदूरी के अतिरिक्त गर्म वस्त्रों की बुनाई करती हैं।
भाई वहाँ पे अगर कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आता है सरकार की तरफ से, मेहनत मजदूरी की ज़रूरत है, तो औरतें वहाँ की मजदूरी तो करती हैं लेकिन गर्म वस्त्रों की बुनाई भी करते हैं। अब आप लोग जाएंगे ना पहाड़ों पर घूमने के लिए कभी, तो देखिएगा वहाँ पर आपको गर्म कपड़ों के स्टॉल्स मिलते हैं जो वहाँ के ही स्थानीय लोगों द्वारा बनाए जाते हैं। पहाड़ी औरतें पहाड़ों को काट छांट कर नया रूप देने के लिए कुदाली चला चलाकर आजीविका पाती हैं। तो जैसे मैंने बताया कि वहां पर अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है तो औरतें मजदूरी करती हैं, जिसके लिए उन्हें कुदाल फावड़ा जो कुछ भी चलाना पड़े वो चलाती हैं। वहाँ की औरतें भी अपने आप में बहुत मजबूत होती हैं। यहाँ की जीवन शैली अति परिश्रमी है। यहाँ के लोगों के पास बड़े बड़े चाय के बागान भी हैं। लोग मवेशी भी पालते हैं। औरतें बोकू पहनती हैं, जो वो ऊपर से लेके नीचे तक का एक वस्त्र होता है, बहुत गर्म होता है क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो उसको क्या कहते हैं, बोकू कहते हैं। शांत वातावरण में मंदिरों की घंटियों की आवाज़ें गूंजती हैं। लोगों के मनोरंजन के लिए लोकगीत व लोक नृत्य होते हैं। अब वहाँ के लोग, भाई देखिए वहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी अब तो पहुँचने लगी है लेकिन पहले के समय में नहीं होती थी, तो लोग एंटरटेनमेंट करने के लिए उनके जो लोकगीत और नृत्य होते थे वो लोग गाते और नाचते थे। वे समूह में नाचते गाते हैं। लोग पर्वतों नदियों जंगलों की पूजा करते हैं। सभी को अपनी भाषा के प्रति गर्व है। जो उनकी अपनी स्थानीय भाषा है उसको लेकर वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। इस क्षेत्र में माओवादी भी रहते हैं। ये अत्यंत वीर साहसी लड़ाकू व धैर्यवान होते हैं। यहाँ के लोग बंदरों का मांस भी खा लेते हैं। तो देखिए क्या है कि जो लोग क्या कहते हैं, उनको वहाँ पे जो चीज़ आसानी से मुहैया हो रही है वो चीज़ें खाने की उनको आदत हो जाती है। अब बंदर इन क्षेत्र में काफ़ी तादाद में मिलते हैं, इसलिए वहाँ के लोग बंदरों का मांस भी खाते हैं। प्रश्न संख्या 16 है। जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड के क्या गुण होते हैं। अब जितेन नार्गे वहाँ के स्थानीय थे, यानी कि वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ ड्राइविंग भी करते हैं और प्लस गाइड भी है। अब देखिए एक गाइड होने के लिए क्या ज़रूरी होता है, आप जिस भी क्षेत्र में कहीं पर भी आप अगर गाइड एज अ गाइड वर्क कर रहे हो तो आपको उस क्षेत्र का पूरी अच्छी तरीके से ज्ञान होना चाहिए। जैसे हम लोग जाते हैं, मैं रिसेंटली अभी कुछ टाइम पहले जो है गई थी फतेहपुर सीकरी, ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी के बारे में वैसे तो मैंने बहुत पढ़ा था, सुना था, सब कुछ था, लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में शायद हमने पढ़ा या सुना नहीं होता। तो एक्चुअल में वहाँ की जानकारी रखने वाले कुछ गाइड्स आपको बाहर मिल जाते हैं, ठीक है। तो हमने भी एक गाइड हायर किया जो हमारे साथ साथ था और वो मैं हर एक चीज़ के बारे में बताता जा रहा था। कहाँ जोधा जी का किचन था, जहाँ उनका महल था, वो कहाँ करवा चौथ के लिए उनके लिए 5 मंजिला इमारत बनवाई गई थी, कहाँ पर अकबर बैठते थे, कहाँ पर उन्होंने दीन इलाही जो धर्म शुरू किया था, वो सारी चीज़ें बताई थी। तो वो गाइड ने हमें सही तरीके से प्रॉपर वे से हर चीज़ बताया कि उनका शयन कक्ष कहाँ था, उनकी अन्य रानियाँ कहाँ रहती थी, सब कुछ उन्होंने बताया। तो वो जो गाइड था उसने हमें कैसे बताया, जाहिर सी बात है उसे उस बारे में जानकारी है। तो उसी तरीके से जितेन नार्गे जो है, अब वो तो हमको, जैसे हम जिसने गाइड लिया उसने तो हमको खाली कुछ एक दायरे में सीमित चीज़ को बताया, ठीक है। क्या बताया, एक दायरा था, उस फतेहपुर सीकरी के अंदर जो कुछ भी था उसने हमको बता दिया। लेकिन अगर हम बात करें किसी ऐसे क्षेत्र में जहां हम घूमने जा रहे हों, तो उस जगह के बारे में जानकारी वहां का स्थानीय लोग, जैसे कि जितेन नार्गे हैं। अब लेखिका जो सिक्किम की यात्रा कर रही हैं, वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जब जा रही हैं तो वहाँ की पूरी जानकारी कि भाई यहाँ पर ये नदी मिलेगी या यहाँ पर ये होटल होगा, यहाँ पे ऐसा हुआ होगा, वहाँ पे वैसा हो, तो ये सारी जानकारी कहीं ना कहीं जितेन नार्गे को थी ना, तभी तो वो लेखिका को दे पा रही थी। तो एक कुशल गाइड के अंदर ये होना चाहिए, सबसे अच्छी बात कि पहले उसे सारी जानकारी होनी चाहिए, उसके अंदर धीरजता होनी चाहिए, सौम्यता होनी चाहिए, बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो उसे होने चाहिए, तभी वो एक कुशल गाइड बन सकता है। जितेन नार्गे एक कुशल गाइड था और उसकी भूमिका को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि एक कुशल गाइड के लिए निम्नलिखित गुण होने चाहिए। अब वो गुण क्या हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। एक कुशल गाइड सर्वप्रथम अपने क्षेत्र के बारे में संपूर्ण ज्ञान रखता हूं। जैसे मैंने बताया कि अगर वो गाइड बनने जा रहा है तो जिस भी क्षेत्र का वो गाइड बनने जा रहा है उसके बारे में उसे टोटल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए।
अगर उसका कोई इतिहास है तो इतिहास हो, वहाँ की प्रेजेंट सिचुएशंस होनी चाहिए, वहाँ के बारे में प्रचलित कहानियाँ होनी चाहिए, लोगों की मान्यता होनी चाहिए, वहाँ का रहन सहन, खान पान, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक स्थिति, सबके बारे में उन्हें अच्छी तरीके से ज्ञान होना चाहिए। भ्रमण स्थल को दिखाने के समय व उस क्षेत्र, किले, घाटी इत्यादि का इतिहास पूर्ण रूप से जानता हो। उस जिस भी क्षेत्र में है आप, चाहे पहाड़ हो, किला हो, कुछ भी हो, उस क्षेत्र की पूर्ण जानकारी उसको होनी चाहिए। उसकी भाषा हर किसी पर्यटक के समझ में आनी चाहिए, पहली चीज़ है। अब देखिए, आप कई कई जो है ना, आप अगर बहुत ही फेमस जगहों पर जाते हैं, जैसे आप मान लीजिए आगरा जा रहे हैं, ताजमहल देखने जा रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप एक गाइड करोगे तो वो हिंदी भी जानेगा, इंग्लिश भी जानेगा, वो फ्रेंच भी जानता है, जर्मनी भी जानता है। वहाँ के जो गाइड्स हैं वो कई सारी भाषाओं के बारे में जानते हैं, क्योंकि उस जगह पर आने वाले जो पर्यटक होते हैं वो देश विदेश से आते हैं, इसलिए वहाँ के गाइड्स को ये सारी इंफॉर्मेशन होना जरूरी हो जाती है। एक कुशल गाइड के लिए जरूरी है कि वह रास्तों को अच्छी तरह से जानता हो, ये भी जरूरी है। जब वो खुद नहीं जानेगा तो पर्यटक को लेकर कैसे जाएगा, तो वहाँ के उसे इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। वह हर प्रकार से कुशल हो जिससे पर्यटकों को उसके साथ भ्रमण करने में मुश्किल नहीं आए। वो हर सिचुएशन से निकलने, रास्तों के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में जानता हो, ताकि जो पर्यटक हैं वो अच्छी तरीके से उसके बारे में जानकारी रखते हैं। मतलब पर्यटक जो है उसके साथ अच्छी तरीके से घुल मिल सके और अच्छे से घूम सके। कुशल गाइड के लिए आवश्यक है कि वह वहाँ के भोजन, होटल, रुकने के लिए विभिन्न स्थानों, टूरिस्ट स्पॉट आदि इत्यादि के बारे में जानता हो। ये भी बहुत जरूरी है कि भाई जब पर्यटक आ रहा है तो वो कहाँ अच्छा खाना खाएगा, वो कहाँ रात गुजारेगा, कहाँ होटल अच्छा होगा। अगर वो किसी क्षेत्र में जा रहा है तो उस क्षेत्र में भी उसे खाने के लिए, रुकने के लिए साफ स्वच्छ जगह मिलनी चाहिए जहाँ पर खाना अच्छा हो। समय का पाबंद होना एक कुशल गाइड के लिए बहुत जरूरी है, समय पर होना। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप कहीं पर घूमने निकलते हैं तो समय, सही समय पर, अर्ली मॉर्निंग आपको निकलना है हर जगहों पर, क्योंकि आपको उन जगहों के बारे में ठीक तरीके से गाइड ही बता सकता है। तो वो गाइड ही अगर समय का पाबंद नहीं होगा तो आप ठीक तरह से सारी चीजों को न देख पाएंगे, न कवर कर पाएंगे। पर्यटकों के मनोरंजन का विशेष रूप से ध्यान रखना एक गाइड के लिए महत्वपूर्ण है। खाली पर्यटकों को लेकर घूमना ही नहीं, वो आपके साथ बोर ना हो, आप उनका एंटरटेनमेंट करते हुए चलें, तभी उस गाइड के साथ पर्यटक को मजा आएगा। जब मजा आएगा तभी वो कर पाएगा, है ना। अब है प्रश्न संख्या 17। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। अब हिमालय में वो कई जगहों पर गई, कई चीजों को देखा, वहां से बंध सी गई और उन्हें अपने शब्दों में बयां किया उन्होंने। तो वही सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका ने हिमालय के विभिन्न रूपों को चित्रित किया है, अलग अलग तरीके से चीज़ों को देखा, समझा, सारी चीज़ों को बताया है। जैसे यूथोंग में ऊंचाई पर चढ़ते हुए छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाई देने वाला हिमालय लेखिका को अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ चमकता दिखाई दिया। भाई दूर से हम देखते हैं तो हिमालय, जाहिर सी बात है, पहाड़ को दूर से देखेंगे तो वो छोटे छोटे दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे इन पहाड़ों के हम नजदीक जाते हैं तो वो एकदम विशाल, विराट हो जाते हैं। आप लोग सभी ने पहाड़ों में कभी ना कभी ट्रेवल किया होगा, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम वहां पर जाते हैं तो हमें ये सारी चीजें बहुत ही विराट रूप में दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। यह रूप लेखिका को काम में यानी कि कमियां नहीं लगता है, तथा हिमालय का हर रूप लेखिका को पल पल परिवर्तित होता यानी बदलता हुआ लग रहा है। अब वो पल पल चीजें बदल रही हैं तो उन्हें बहुत आकृष्ट भी कर रही हैं। लेखिका को हिमालय नगपति लग रहा है जिसे वह सलामी देना चाहती थी। लेखिका को हिमालय पर बिखरा सौंदर्य आत्मिक सुख देने वाला लगता है, क्योंकि वो अंदर से बड़ा सुख प्रदान कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपरी तौर पर, आपको अंदर से बहुत ही ये सुकून पहुंचाता है, क्योंकि वहां पर आपको जो पीस मिलता है, माइंड का जो पीस मिलता है, वो हमें अंदर तक सुख प्रदान करता है। अब ये चीज मैं सिर्फ लेखिका के तौर पर नहीं, मैं पर्सनली भी मैंने ये चीज फील करी है। हिमालय कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए है,
यानी कि अब हरा चटक रंग का कालीन ओढ़े मतलब हाँ वो पूरी तरीके से हरियाली से ढका हुआ है। और जहां कहीं पीलापन है वहां पर वो पत्थरों के रूप में दिखाई दे रहा है, वहां हरियाली नहीं है। तो कहीं प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला तो कहीं बादल में। तो कहने का मतलब प्लास्टर उतरी दीवार की तरह मतलब वहां पर पत्थर दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ कैसे बनते हैं? पत्थरों से, मिट्टी से। तो पीलापन जहां लिए वहां वो मिट्टी दिखाई दे रही है, वहां पर हरियाली नहीं है। और जहां वो प्लास्टर उखड़ा दिखाई दे रहा है वहां वो पत्थर दिखाई दे रहा है। और बादल में का तात्पर्य क्या हुआ? जहां पहाड़ों पर बादल आ जाते हैं तो वैसा बादल में दिखाई दे रहा है। लेखिका को गगनचुंबी हिमालय डूबते सूरज की स्वर्णिम आभा में इंद्रधनुषी छटा बिखेरता दिखाई देता है। अब जब सूरज डूबता है तो वहां पर पल पल जो है वो रंग बदल रहा है। किसमें? अब सूरज डूब रहा है तो आप उसकी जो छटा है जहां जहां पड़ रही है वो इन अलग अलग रंगों में दिखाई देने लगती है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित हिमालय लेखिका को कविता के साथ साथ एक नवीन जीवन दर्शन में भी दिखाई देता था। लेखिका को लगता है कि रात घिरने पर हिमालय काला कंबल ओढ़ लेता है। अब काला कंबल ओढ़ लेने का तात्पर्य क्या है? चूंकि अंधेरा हो जाता है ना, तो क्या हो जाता है? काला कंबल ओढ़ लेता है। इसी के साथ लेखिका को हिमालय कभी जन्नत से कम ना दिखता था। कटाव के करीब पहुंचने पर लेखिका को हिमालय पर्वत आधा काला हरा दिख रहा है। अब कटाव पर जब पहुंचते हैं तो क्या है? आधा काला और हरा दिख रहा है। तो कहीं काला है कहीं हरा है, यानी कि कहीं पर हरियाली है और कहीं पर हरियाली नहीं है। मानो उस पर किसी ने पाउडर छिड़क दिया हो। अब पाउडर छिड़कने का मतलब क्या है? जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वहां पर धीरे, कटाव में बर्फ थी तो वहां पर धीरे धीरे बर्फ का असर दिखाई देना शुरू हो जाता है। ताजा बर्फ से ढके पहाड़ों को देखकर लगता था मानो साबुन के झाग हो। क्या हो? साबुन का झाग, क्योंकि जो फ्रेश बर्फ पड़ती है ना वो भुरभुरी होती है। तो वो कैसे लग रही है? वो जमी नहीं होती है, वो भुरभुरी होती है। तो जैसे लगता है कि झाग वहां पर पड़ा हो। बर्फ से ढके हिमालय पर्वत लेखिका को चांदी से चमकते पहाड़ से लगते हैं, और जहां कहीं पर बर्फ से ढके हैं वो चांदी के समान लग रहे हैं, है कि नहीं? तो इस तरीके से लेखिका ने पहाड़ों को जो है बयां किया है। लेखिका को हिमाच्छादित पहाड़ आध्यात्मिकता के केंद्र लगते हैं, यानी कि जो पहाड़ पूरी तरीके से बर्फ से ढके हुए हैं उन्हें वो आध्यात्मिकता के केंद्र लगते हैं, क्योंकि वहां पर पीस, सफेद रंग हमारा पीस कब होता है? तो वहां पर हम शांति से अध्यात्म की तरफ अपने को वो मोड़ सकते हैं। इसीलिए लेखिका ने इन्हें करुणा का अवतार बुद्ध भी कहा है। उन्हें हिमालय की इस अति निंद्रिय स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखा है, शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था। यानी कि इतना सुंदर है कि शैतान जो अपने बुरे कर्म हैं उनको छोड़कर भी यहाँ के सौंदर्य में डूब जाए और दूसरों को अमंगल करने की वृत्ति भूल जाए, यानी कि दूसरों का बुरा करना भूल जाए और यहाँ आकर वो खुद जो है साधु संत सा बन जाए। तात्पर्य यह है कि लेखिका ने हिमालय को सर्वे भवन्तु सुखिना महामंत्र युक्त कल्याणकारी बताया है। इसीलिए लेखिका हिमालय को स्वप्न चेतता यानी स्वप्न जगाने वाला भी मानती हैं, कि मतलब हम जो अभी तक जो जीवन शैली जीते आ रहे हैं वो एक स्वप्न के समान है, उससे जगाने का काम हमें ये हिमालय करता है। प्रश्न संख्या 18 है, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका की कैसी अनुभूति होती है? अब लेखिका इस अनंत और विराट स्वरूप को जब देखती है, क्योंकि भाई हिमालय तो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, हम जितना जाता जाएंगे उसके आगे हमें पहाड़ ही दिखते जाते हैं। ठीक है, मैंने ट्रैवल किया है अगर, तो मैं खुद देखती हूँ कि आप पहाड़ों में सोचेंगे अरे आपको वो पहाड़ दिख रहा है, चलो वहां तक चलते हैं, वहां तक पहुंचोगे उसके आगे तुम्हें और पहाड़ों की श्रृंखला दिखाई देगी। मतलब वो अनंत है, एक के बाद एक हमें दिखता ही जाता है। तो कैसी अनुभूति हो रही है लेखिका को वो बताना है। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर वह उसके आगे नतमस्तक हो गई, यानी कि अपना सर उन्होंने झुका लिया कि भाई इतना विशाल और अनंत भी कुछ हो सकता है, इतना सौंदर्यपूर्ण कुछ हो सकता है। वह इस सौंदर्य के स्वर्गिक आनंद की अनुभूति करते हैं। वहां पर इतना सौंदर्य है कि जैसे कि स्वर्ग का आनंद उठा रहा हो कोई बंदा, इस तरीके से। सेवन सिस्टर वाटरफॉल झरने के समीप बैठते ही वह अपने आप को अभी शप्त राजकुमारी सा महसूस करती है। उन्हें महसूस होता है कि हिमालय की गोद में बैठकर तथा नदी में झरनों के जल से उसकी सारी तामसिकताएं, सांसारिक छल कपट,
तथा मोह माया उससे दूर चली गई। यानी कि जो चीजें कहीं ना कहीं उसके अंदर मोह माया जगा रही थी, सांसारिक सुख की तरफ लेकर जा रही थी, वो वहां पर सब कुछ वो भूल गई, वो अध्यात्म में खो गई तथा वह निर्मल हो गई। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। यानी कि इतना स्वर्गिक जो माहौल हो, वहां पर बैठकर ऋषि मुनियों ने जब वेदों की रचना की होगी तो उसमें जो चीज भी लिखी वो वाकई हमें सुख प्रदान करने वाली होगी। सत्य को खोजा होगा और सर्वे भवन्तु सुखना का महामंत्र पाया होगा। लेखिका कहती है, सौंदर्य को अगर कोई शातिर अपराधी देख ले तो वह भी करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। जैसा कि अंगुलीमाल को बताया गया था, भाई वो तो बहुत बड़ा डाकू था, लोगों की उंगली काट लेता था, तो वो भी बुद्ध के संपर्क में आके क्या हो गया था, उसने छोड़ दिया था। तो अब यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं कि यहाँ का माहौल ऐसा है कि अगर ऐसा कोई शातिर अपराधी आ भी जाए तो वो भी बुद्ध की तरह शांत हो जाएगा। यहाँ का जो वातावरण है वो इस तरीके से है। इस प्रकार लेखिका उसमें सत्यम शिवम और सुंदरम को महसूस करती हैं। क्या करती हैं? सत्यम शिवम सुंदरम को महसूस करती हैं। प्रश्न संख्या 19 है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। अब लेखिका उस प्राकृतिक प्रदेश में घूमी, अब वहां पर कई ऐसे दृश्य थे जो उन्हें अंदर तक झंझोर गए। एक दृश्य जो आता है वो औरतों को जब उन्होंने पत्थरों को तोड़ते हुए देखा, जिन औरतों के कंधों पर वो बच्चे थे, वो उनको दृश्य काफी अंदर तक झंझोरता है ना। देखिए क्या है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कई दृश्यों ने झंझोर दिया, क्योंकि वो अभी तक वहां के सौंदर्य में डूब चुकी थी। जो वास्तविकता है, जो असलियत है, वो उससे कहीं परे जा चुकी थी। जब लेखिका वातावरण का आनंद ले रही थी तब उन्हें पत्थर तोड़ती महिलाओं को देखा, जिनकी पीठ पर बंधी डोकों में उनके बच्चे बंधे हुए थे। डोको क्या होता है? जो उनकी पीठ पर जो टोकरियां होती है ना, उस पे छोटे छोटे बच्चे थे। वह भारी कुदाल से पत्थर को चोट कर रही थी। इतने सुंदर वातावरण में जहां फूल, नदियां, झरने इत्यादि देखने में आनंद की प्राप्ति होती है, वहीं पर इस भूख, मौत के दर्द भरे दृश्यों ने लेखिका को झंझोर दिया। तो कहने का तात्पर्य कहाँ है, जहां वो ये पूरे स्वर्गिक आनंद ले रही थी, एकदम से उन्होंने जो वास्तविकता देखी उसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। ये महिलाएं रास्तों को चौड़ा कर रही थी और यह बहुत ही खतरनाक कार्य था। अब रास्तों को चौड़ा करना आसान थोड़ी ना कि भाई पता लगा हम रास्ते को तो ऊपर से पहाड़ ही टूट के गिर पड़ा। तो ये भी अपने आप में एक खतरनाक और जोखिम भरा काम था। इसमें जरा सी असावधानी होने की वजह से लोगों की मौत भी हो जाती थी। एक अन्य दृश्य में लेखिका को झंझोर दिया, वह था फौजी छावनियां। क्या थी? जहां पर फौजी छावनियां थी। जब उन्होंने कड़कड़ाती ठंड में एक फौजी को तैनात देखा तो उनका मन बहुत दुखी हुआ, क्योंकि हम महानगरों में रहते हैं और ये यहाँ पर तैनात हमारे लिए अपनी जान दांव पर लगाते हैं। यह सोचकर लेखिका का मन ही मन भावुक हो गए कि मतलब हम लोगों के लिए जरा सी ठंड में निकलना मुश्किल है और ये लोग इतनी ठंड में यहाँ खड़े होकर हमारे देश की रक्षा के लिए तैनात है। ये दृश्य भी उन्हें कहीं ना कहीं अंदर तक झंझोर गया था। प्रश्न संख्या 20 है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। आज के समय में हम आज की पीढ़ी कहें, जिसको भी कहें, प्रकृति के साथ पल पल हर जगह खिलवाड़ हो रहा है। अगर हमने इस खिलवाड़ को जल्द ही ना बंद किया, क्योंकि प्रकृति के पास संसाधन सीमित हैं और हम इनका बेइंतहा दोहन कर रहे हैं, चाहे पेड़ हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, खनिज हो, पानी हो, हर एक चीज का हम बेइंतहा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन प्रकृति के पास ये सारी चीजें भी जो हैं एक लिमिटेड तादाद में हैं। वो भंडारण जब खत्म हो गया तब हमारा क्या होगा, और उनको पाने के लिए हम प्रकृति को तहस नहस करके रख रहे हैं। तो उस खिलवाड़ को हमें रोकना है ताकि हम इन संसाधनों का इस्तेमाल लंबे समय तक कर सकें। प्रकृति अगर बनी रहेगी तो वो संसाधन और भी बनाती रहेगी और हम उनका इस्तेमाल करते रहेंगे।
तो ये बहुत जरूरी है कि इसका संरक्षण किया जाए। आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ निम्न रूपों से खिलवाड़ किया जा रहा है। वृक्षों का अंधाधुंध रूप से काटा जा रहा है, इससे पहाड़ नंगे हो रहे हैं, इसका पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण प्रदूषण का खतरा निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। अब पेड़ कटेंगे तो जाहिर सी बात है पर्यावरण तो होगा, और दूसरा प्रदूषण बढ़ रहा है। तो जब प्रदूषण बढ़ रहा है तो उनको सोखने वाला काम तो पेड़ ही करते हैं। जब वही नहीं रहेंगे तो भाई वातावरण तो जहरीला होगा ही होगा। नदियों के जल को प्रदूषित करने में भी आज की पीढ़ी आगे है। इन नदियों में कल कारखानों की गंदगी डाली जाती है, नगरों शहरों का कूड़ा तथा गंदगी को बहा दिया जाता है। अब गंगा तक पवित्र नदी नहीं रह गई। गंगा को बोलते ना पवित्र नदी, उसमें भी इतना गंदगी मिलाई जाती है जिससे अब वो भी गंदगी गंदी हो चुकी है। इसे रोकने के लिए हमारी भूमिका यह होनी चाहिए, वृक्षों को काटने से रोकें। पहली चीज, नए वृक्ष लगाएं तथा उनकी देखभाल करें। सिर्फ नए वृक्ष लगा देने से नहीं होगा, उनकी देखभाल भी हमें उतनी ही करनी होगी। नदियों की पवित्रता को बनाए रखें, उसमें गंदगी और मुर्दों को ना बहाएं। अब पानी और पेड़, ये दो ऐसी चीजें हैं, अगर इनको हमने बचा लिया तो जान लीजिए प्रकृति अपने आप में बनी रहेगी और वो हमें और बहुत सारी चीजें देती रहेगी। तो बहुत जरूरी है कि इनको हम बचाएं और आगे के लिए संभाल कर रखें। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर, साना साना हाथ जोड़ी। तो ये हमने आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए। देखिए क्वेश्चंस दीर्घोत्तरीय हैं, इनको बताने समझाने में समय लग रहा है। क्वेश्चन भी हम 20-20, 25-25 लेकर आ रहे हैं ताकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस दिए जा सकें। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन चीज़ें बहुत अच्छे से आपको मैं समझाते हुए चल रही, क्योंकि अभी कोई इतनी जल्दी नहीं है कि आपको बस फटाफट पढ़ना है। अभी बहुत टाइम है, इतना टाइम है कि आप आराम से एक एक चैप्टर पढ़ सकते हो। तो इत्मीनान से इन क्वेश्चंस को पढ़िए और अपनी प्रिपरेशन कीजिए। अब हमारे पास सिर्फ एक चैप्टर बचा है, मैं क्यों लिखता हूँ, तो उसके हम क्वेश्चन आंसर्स लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसको भी हम करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।